हार तब होती है जब मान लिया जाता है और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। एग्जैक्टली वॉट वी कैन लर्न इज दैट ठानना पड़ेगा। 95 प्लस लाने हैं तो लाने हैं, और लाने हैं तो सीबीएसई पीवाईक्यूज करने पड़ेंगे ना। तो लेके आ गए हैं ज्ञानिकीडा के प्लेटफॉर्म पे, पैरेलल पे चल रही है क्लास 10th मैथमेटिक्स के पीवाईक्यूज। लास्ट 10 ईयर के बोर्ड के क्वेश्चन पेपर हैं, तो मजा आएगा। आज से साइंस में स्टार्ट हो रही है 2011 का पहला सेट हम लपेटने जा रहे हैं, मिलके लपेटेंगे आज सभी के साथ है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, मैंने तो ठान लिया और आपसे करवा के रहूंगा। 95 प्लस लाने हैं तो आपको दिलवाने हैं। दैट्स इट माय टारगेट एंड योर गोल। यस, तो आज हम कंप्लीटली 2011 के सेट को लपेटेंगे और यहां से आपको मिलेगा कॉन्फिडेंस है कि भैया जो सीखा है ना वो अप्लाई हो रहा है, और इसी तरीके से एग्जाम में भी अप्लाई करोगे। और बाकी सारी बातें मैंने वीडियो के अंदर बताई गई हैं। एंड जो व्यूअर्स नए हैं, इस प्लेटफॉर्म पे क्लास 10 साइंस एंड मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस अपलोडेड है। कंप्लीट आपके पीवाईक्यूज आने वाले हैं, तो गेट रेडी। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करके रखना, ताकि एक भी इंपॉर्टेंट वीडियो हमारे बच्चा पार्टियों से मिस ना। तो सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ, जहां पर इस सेट को लपेटेंगे। लेट्स गो। यस, तो करते एक एक करके सारे क्वेश्चंस को। यहां पर हम वही क्वेश्चन से डील करने वाले जो कि सीबीएसई के 30% रिडक्शन होने के बाद रह गए हैं, ताकि एक भी डिस्टरबेंस, एक भी डिस्ट्रैक्शन ना हो। और टारगेट इस बार बहुत बेहतरीन मार्क्स लाने का है। तो स्टार्ट करते हैं, हर एक क्वेश्चन को डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है सब बच्चे कॉपी पेन लेके बैठना, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होंगे उनको नोट डाउन करना, और करते 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 सब कुछ खत्म कर देंगे। चलो, आपसे है क्या, ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर एथेनोइक एसिड मॉलिक्यूल, और इसका हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ये चैप्टर 4 से क्वेश्चन पूछा गया, वेरी सिंपल है। जब भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हो, आप देखो इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करिए, नॉर्मल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। कार्बन कितने साफ दिख रहे हैं सर, एक कार्बन और दो कार्बन है, तो चुपचाप दो कार्बन का ड्रॉ कर दो। यस यू नो, वेरी गुड है। अब यहां पर ध्यान से अगर आप देखोगे बच्चे, तो क्या दिख रहा है सर, हाँ ये रहा, क्या मिल गया आपको, आपको फंक्शनल ग्रुप मिले, कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा बच्चे, आई रिपीट, कार्बोक्सिलिक एसिड। यस या नो, ओके। तो फटाफट से आप कार्बोक्सिलिक एसिड कर दो। आप मुझे बताओ, क्या मैं एक्स्ट्रा कार्बन अटैच कर सकता हूं? नहीं, मैं करूंगा तो कार्बन दो होने चाहिए, बिकॉज जितने कार्बन है उतने ही होने चाहिए। इट मींस क्या करो, इसी को डबल बॉन्ड O OH है, तो इस तरीके से आपने क्या बना दिया, आपने जो है कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शन को बना दिया। आप क्या करो, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, अब बस कार्बन के 8 जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को पूरे करने हैं। कार्बन यहां से सिंगल बॉन्ड से कितने लेगा, 2 2 4 2 6 और आपका 2 8, परफेक्ट है। सेम मुझे कार्बन जो है डबल बॉन्ड से 4 लेगा, 4 और यहां से 2 लेगा, 6 और 6 और 2 8, परफेक्ट है। तो इस तरीके से आपने एथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया चैप्टर नंबर 11 से, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ फेनोमेनन वेयर टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, वेरी सिंपल, scattering of light by the colloidal particles is known as Tyndall effect। वेरी सिंपल है। और ये जो टिंडल इफेक्ट है बहुत जगह देखा जा सकता है। एग्जांपल क्या है, ध्यान से देखो, आपने देखा होगा जब भी कोई रूम है वो स्मोक से फिल्ड है, तो वहां पर जो लाइट है वो स्कैटर हो जाती है और जो रास्ता है विजिबल हो जाता है। सेम बच्चे कि आपके पास ये जो कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट है, वहां भी कुछ इस तरीके से आपका टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। देन बच्चे वेरी इंपॉर्टेंट, बोलो क्या है, ब्लू कलर ऑफ स्काई। ऐसे बहुत सारे हैं कि आपका सनराइज और सनसेट के समय जो रेडनिंग होती है वो सारे के सारे आपके टिंडल इफेक्ट के ऊपर बेस है। तो कोई से भी एक एग्जांपल पूछा था, आप कोई से एक एग्जांपल लिख सकते हो। सबसे बढ़िया ब्लू कलर ऑफ द स्काई, ब्लू कलर ऑफ द स्काई है। एंड बच्चा पार्टी, जितना पूछा जाए उतना ही मेंशन करना है, आपको टाइम को भी सेव करना है, टाइम को यूटिलाइज करना है। इसीलिए हमेशा ज्यादा नहीं लिखना, जो पूछा है जितने मार्क्स का है, 1 मार्क्स का था तो 1 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, और 1 पॉइंट आपको मेंशन करना था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। चलो, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। चलो, अब आगे बढ़ने से पहले मैं सेशन के दौरान बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगा, उन सभी के आंसर ना आप जो है कमेंट सेक्शन में जरूर देना। तो क्वेश्चन मेरा ये है बच्चे, अर्ली सनराइज और अर्ली सनराइज और आपका डिलेड सनसेट ये किस फेनोमेनन की वजह से होता है? कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर पुट करना। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। चलो, व्हाट इज मीन्ड बाय बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन है, और ऐसे क्वेश्चन हमने असेशन रीजन में भी किए थे। तो ध्यान दो, यहाँ पर है क्या, वेरी सिंपल, ये आपके पास कोई फूड चेन है जहां पर ये फर्स्ट टॉपिक लेवल है, ये सेकंड, ये थर्ड और फोर्थ है। फूड चेन पे हर एक स्टेप को टॉपिक लेवल बोलते हैं। तो आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर है क्या कि ये जो मे फ्लाई है, ब्लू गिले, ये जरूरी नाम
सिंपल ध्यान रखो कि आपके मान लो सपोज यहाँ पर कोई हार्मफुल केमिकल्स, यहाँ पर कोई हार्मफुल केमिकल्स जो है इस फूड चेन पे एंटर हो गया। अब ये जो हार्मफुल केमिकल्स है ये कैसे होते हैं, बायोडिग्रेडेबल कि नॉन बायोडिग्रेडेबल? वेरी सिंपल सा, ये होते हैं आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अब जैसे एंटर करेगा, अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो डिकम्पोज नहीं होंगे, तो एज इट इज वो यहां से यहां ट्रांसफर हो जाते हैं। सेम वही कहानी यहां भी नहीं होगा, यहां पहुंच जाएगा, सेम वही कहानी यहां पहुंच जाएगा। तो आप मुझे बताओ, जब एक स्टेप से दूसरे स्टेप जा रहे हो तो जो ये कंसंट्रेशन है हार्मफुल केमिकल्स की, वो इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है? परफेक्ट बच्चे, ये क्या हो रही है आपका, इंक्रीज हो रही है। और इसी को क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, मतलब इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ harmful chemicals when going from one step to the another step in a food chain is called dash बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन है। और ये रही इसकी प्यारी सी हंसती सी खेलती सी डेफिनेशंस। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द व्हाट pollutants or toxic substances in the successive levels of food chain in an ecosystem is called biomagnification or you can say biological magnification. I hope you are getting the point. आगे बढ़ा जाए, चलो ओके है, ओके। तो इस तरीके से हमने 1 मार्क्स के सारे क्वेश्चन खत्म कर दिए। एंड डोंट बी कंफ्यूज, 30% रिडक्शन होने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन डिलीट हो गए, तो ऐसे में वो क्वेश्चन कवर नहीं करेंगे ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना हो। तो अब बच्चे जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो रेडी हो? एग्जैक्टली चेक, चलो करते हैं। चलो, हाउ डज द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स वेरी, चैप्टर नंबर 5 से पूछा गया है। और जिन बच्चों को ना चैप्टर 5 में कोई भी डाउट है, डिस्क्रिप्शन जाना बच्चे, चैप्टर 5 को बहुत अच्छी तरीके से करा हुआ है। अगर ऐसे डाउट है, नहीं तो परफेक्ट है, अगर है तो प्लीज लेक्चर विजिट करना, उसके बाद तो क्वेश्चन सारे हलवा लगने वाले। चलो, हाउ डज द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स वेरी इन गोइंग डाउन अ ग्रुप। आप क्या कर रहे हो, ये रहा, आप ग्रुप में नीचे जा रहे हो, परफेक्ट है। एग्जांपल लें, चलो करते हैं। सब वो लिथियम है, ये सोडियम है और ये पोटेशियम है, ये सारे के सारे आपके फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एग्जैक्टली Z कितना आपका 1 होगा, इसका Z कितना बच्चे आपका 2 और इसका कितना Z आपका 3 होता है, ठीक है। और सर कैसा मजाक कर रहे हो? 1 सेकंड बाबू को कहते हैं, अच्छा 1 सेकंड, ओके चलो। लिथियम का जो 3 होगा, सोडियम का 11 और इसका आपका 19, परफेक्ट है। इसका इलेक्ट्रॉनिक 2 1, इसका आपका 2 8 1 और इसका आपका 2 8 8 1, परफेक्ट है। आप मुझे बताओ, अब ये चाहेगा अपने ऑक्टेट को पूरा करना, तो ऐसे में एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट कर देगा कि एक्सेप्ट है? डैम श्योर डोनेट कर देगा। तो ऐसे में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की वैलेंसी कितना बच्चे आपका 1 हो गई। तो क्या यहां से ये बोल सकता हूं कि जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो वैलेंसी कैसी रहती है? सेम रहती है, परफेक्ट है। बोलो क्या है? आप बोलोगे वैलेंसी, बोलो वैलेंसी रिमेन्स सेम है। 2 मार्क्स का है तो 1 मार्क्स का पक्का ये होगा और 1 मार्क्स का नीचे वाला वैलेंसी रिमेन्स सेम है। आपको सीबीएसई में ना जब बोर्ड का एग्जाम दोगे, जब आप टॉपर बनोगे, तो आपको ऐसे एक्सप्लेन नहीं करना, आपको ये समझना नहीं है, सिर्फ आपको आंसर लिखना है। और इन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है, एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज सोडियम है, ये सारे के सारे आपके थर्ड पीरियड के एलिमेंट, सोडियम, मैग्नीशियम, आपका एल्यूमिनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर, क्लोरीन और आपका आर्गन। यस या नो? चलो यहां पर आ जाओ बच्चे। ये आपका होता है 281 और ये आपका क्या है 282, देन आपका बोलो क्या 283, 284, 284, 285, देन आपका 286, एग्जैक्टली 287 एंड 288, ठीक है। आप मुझे बताओ वैलेंसी कैसे डिटरमाइन की जाती है? हमने यहां पर किया कि सर ये कितने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, परफेक्ट है। ये 1 को करेगा, ये आपका 2 को करेगा, ये आपका 3 को और ये आपके 4 को शेयर भी कर सकता है, डोनेट भी कर सकता है या एक्सेप्ट कर सकता है। अब ये जो 5 वाला है, ये चाहता कि 8 पूरे हो जाए, ऐसे में 3 एक्सेप्ट करेगा। जितने एक्सेप्ट करता है, डोनेट करता है और शेयर करता है, उसी को बोलते हैं वैलेंसी है। तो आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 1 है। और आर्गन तो स्पेशल है, इसके पहले से कंप्लीटली फुलफिल्ड है, तो ऐसे में ना इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, ना एक्सेप्ट करेगा, ना शेयर करेगा, तो कितना 0 है। तो यहां से साफ साफ ट्रेंड को देखो। अच्छा, पहले वैलेंसी +1, आपकी वैलेंसी प्लस का 1, प्लस का 1 कब तक? 4 तक। देन बच्चे आपका यस -1 -1 -1 आपका -1 है। तो आप बोलोगे कि सर आपकी वैलेंसी, बोलो कि आपका वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस, वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस, एग्जैक्टली ना? यस। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है और ये रहा 2 मार्क्स का सेकंड क्वेश्चन आपके सामने। What is that question? ये रहा, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, और ध्यान देना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपका किसके हिसाब से अरेंज है? यस, एटॉमिक नंबर के हिसाब से है। कह रहा कैल्शियम जो है जिसका एटॉमिक नंबर 20 है, इज सराउंडेड बाय एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर्स 12, 19, 21 and 38. Which of these elements has physical and chemical properties resembling those of calcium and why? Very simple.
जब भी बात करें कि ऐसे कौन से एलिमेंट है जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, तो आप एक चीज को टारगेट करना, बोलो क्या, वैलेंसी। बोलो क्या, आपका वैलेंसी एंड आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है जो सेम ग्रुप के होते हैं, जो सेम ग्रुप के होते हैं उनकी वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर ये सेम होंगे तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, सेम होती है। परफेक्ट है। अब बच्चे देखो क्या है दिक्कत, क्या है, जैसे आप 10th क्लास में हो तो 10th क्लास में आपको 38 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है। परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चे देखो क्या है, मैं बात करूं, ये जो सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे आपके जो हैं ये सेकंड ग्रुप के, चेक कर लो क्या है, बेरिलियम का 4, मैग्नीशियम का 12, कैल्शियम का 18 है। और ऐसे ध्यान रखो, यहां से अब यहां जा रहे हो ना, जब आप यहां से यहां जा रहे हो तो +8 हो रहा है, ऐसे आप ध्यान रख सकते हो। सेम 12 से 20 सेम वही कहानी, प्लस का 8 है और यहां से आपका प्लस का 18 है। ठीक है, तो ये ट्रेंड आप देख सकते हो और इस ट्रेंड से आपको हेल्प होगा। तो आप मुझे बताओ, ये जो आपका ये जो है कैल्शियम है, कैल्शियम का Z कितना है, कैल्शियम का Z 20 है, ध्यान से 20 से क्या है, अब 20 है ना पक्का, तो ये तो डैम श्योर है। ये जो मैग्नीशियम है, नो बिकॉज देखो इसका 2 8 8 2 परफेक्ट है, तो यहां से इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 है। सेम वही कहानी मैग्नीशियम के साथ है, 2 8 2 है, इसके वैलेंस 2 है, तो ये तो परफेक्ट है कि सर ये तो होगा। सेम 19 और 21 नहीं होगा। अब 38 का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूज नहीं पता, लेकिन ऐसे ध्यान रख सकते हो कि अच्छा सेम ग्रुप के है ना, तो प्लस का 8 है, तो ऐसे में 20 का जो प्लस 18 करोगे ना 38 होगा, तो ये 38 वाला भी सेम ग्रुप में होगा जो कि स्ट्रॉन्शियम है। तो आपका आंसर क्या होगा सर, देखो क्या पूछा, विच ऑफ द एलिमेंट्स, तो आप बोलोगे एलिमेंट्स, बोलोगे आपका एलिमेंट्स हैविंग इलेक्ट्रॉनिक, एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर, हैविंग एटॉमिक नंबर, कौन कौन सा बाल को आपका है, बोलो 12 एंड 38। 38 का जो है इनके सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, क्यों, रीजन क्या, बिकॉज अगर सेम ग्रुप में ना इन सबकी दो चीज सेम होगी, बोलो क्या, वैलेंसी और आपके, हाँ बिकॉज सेम वैलेंसी होगी, बिकॉज सेम वैलेंसी एंड एग्जैक्टली एंड आपका सेम इलेक्ट्रॉन्स है। दैट्स योर परफेक्ट आंसर है। एंड बच्चा लोग ये जो क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का ही है, आई थिंक एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन से एक्सरसाइज है। आगे बढ़े जाए, चलो ओके, स्टेट एनी 4, अच्छा फिजिक्स से क्वेश्चन आ गया, स्टेट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। वेरी सिंपल है, प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है उसकी 4 कैरेक्टर्स से आपको लिखनी है। एक काम करते हैं, प्लेन मिरर को ले आते हैं। चलो ये रहा प्लेन मिरर है, ध्यान से देखो अच्छे, यहाँ पर ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका इमेज है। मुझे आप ये बताओ, ये जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बने, ये अब कैसे बना, ये जो रेज एक्चुअल में मीट कर रही है या फिर अपीयर टू मीट है, ध्यान सुना चाहिए, एक्चुअल में मीट कर रही है कि अपीयर टू मीट है। तो अगर ध्यान से देखोगे, ये आया रे टकरा के चला गया, ये वाला सेम रे आया टकरा के चला गया, क्या ये वाला रे और ये वाला रे जो ओरिजिनल है क्या मीट हुई, नहीं ना। लेकिन जब इसे पीछे खींचा गया, जब इसे पीछे एक्सट्रापोलेट किया गया, तब जाके इमेज बन गई है। इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं अपीयर टू मीट। इसे क्या बोलते हैं, आपका अपीयर टू मीट का केस है। और जब भी अपीयर टू मीट का केस होगा, चाहे कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स हो, हमेशा ध्यान रखना इमेज का नेचर कैसा होगा, यस एग्जैक्टली, बोलो क्या है, वर्चुअल, बोलो क्या वर्चुअल है। और आप बताओ, ऑब्जेक्ट ए और बी है और जो इमेज बना उसमें ए ऊपर है बी नीचे है, इसका मतलब क्या है, उल्टा हो गया कि सीधा ही है, यस सीधा है ना। तो वर्चुअल का पार्टनर कौन होगा, इरेक्ट है। तो हमने एक बात तो निकाली बच्चे, क्या वर्चुअल इरेक्ट है, ध्यान देना। वर्चुअल मतलब क्या है, जब भी अपीयर टू मीट का केस होगा, अगर एक्चुअल मीट करता तो रियल बोलता, ठीक है। तो एक तो निकल गया। सेकंड बच्चे बोलो क्या, सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट है, जब भी आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होगे, अगर यहां से राइट हैंड उठाओगे ना तो वहां लेफ्ट आएगा, और यहां से लेफ्ट तो राइट आएगा। इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं लेटरल, बोलो क्या, आपका लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड है। और सेम इसी प्रिंसिपल का यूज होता है एम्बुलेंस में, ठीक है। और देन थर्ड बच्चे क्या है, थर्ड ये है, नोटिस करो सेम साइज है कि नहीं, अगर इसकी हाइट 5 सेंटीमीटर होगी तो इसकी भी कितनी, आपका 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या है, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द हाइट ऑफ एन इमेज है। और लास्ट क्या बोल सकते हो कि सर मिरर से जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट है, मिरर से जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एग्जैक्टली इमेज डिस्टेंस बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं बच्चे आपके v, जिसे बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, सो सॉरी, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और ये इमेज है, दोनों बराबर होते हैं। तो आप बोलोगे u इक्वल टू v, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द इमेज डिस्टेंस है। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला बोलो क्या है, नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। सेकंड क्या है, लैटरली इन्वर्टेड है। थर्ड क्या है, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द हाइट ऑफ एन इमेज है। एंड लास्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द इमेज डिस्टेंस है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलो ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्टिक्स तो बहुत आसान है। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। एक काम करते हैं, ग्लास प्रिज्म को लेके आते हैं, फिर ड्रॉ करते हैं। ये रहा प्यारा सा ग्लास प्रिज्म आपके सामने है। जो अच्छे नहीं है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, मुझे आप बताओ इस ग्लास प्रिज्म में कितने फेस होते हैं, सोचो
1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 एग्जैक्टली। जिनका आंसर 5 था वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। आपके प्रिज्म के 5 फेसेस होते हैं, जिनमें से बच्चे आपके 3 कैसे होते हैं ट्रायंगुलर और 2 कैसे होते हैं रेक्टेंगुलर। परफेक्ट है। और सो सॉरी, 2 आपके ट्रायंगुलर होते हैं, आई विल मेंशन करते हैं आपके 2 ट्रायंगुलर होते हैं। 2 मैं क्षमा मांगता हूँ ये आपके 2 ट्रायंगुलर होते हैं और आपके 3 रेक्टेंगुलर होते हैं। 3 आपके रेक्टेंगुलर होते हैं। यस या नो क्या? ये आपके फेस होते हैं। टोटल मिला के आपके 5 फेस होते हैं। ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं जो रिफ्रैक्शन जो टेक्स प्लेस करता है कहां होता है, तो मैक्सिमम अच्छे आंसर देंगे सर कि वो आपका ट्रायंगुलर फेस पे होता है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए नहीं, ट्रायंगुलर पे नहीं होता, वो आपके रेक्टेंगुलर फेस पे टेक्स प्लेस करता है। और यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है कि बताओ एंगल ए क्या है, जिसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म है। तो 2 रेक्टेंगुलर फेस के बीच में जो एंगल बनता है, द एंगल बिटवीन द 2 लैटरल फेसेस, 2 lateral surface that is rectangular is called angle of prism and denoted by angle A। परफेक्ट है। चलो एक काम करते हैं, तो हमें रिफ्रैक्शन ड्रॉ करना है, तो एक काम क्या लिया बच्चे, आप लिया हो इंसिडेंट रे को। परफेक्ट है। आप मुझे बताओ बाहर क्या है, बाहर एयर है, अंदर क्या ग्लास है, तो बाहर पक्का रेयर होगा बिकॉज एयर में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है, और अंदर कैसा आपका, अंदर आपका है डेंसर। तो जब भी लाइट आपका रेयर से कहां जाती है, डेंसर, प्लीज नोट करना, रेयर से डेंसर जाएगी तो हमेशा टुवर्ड्स द नॉर्मल है। तो एक काम करते हैं, फटाफट से नॉर्मल को ड्रॉ कर लेते हैं, और ये रहा आपका प्यारा सा नॉर्मल है। नॉर्मल हमेशा जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उससे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो मुझे बताओ कि इसको जाना चाहिए था, इसको ऐसे, इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन क्या आ गया प्रिज्म ना, तो यहाँ बेंडिंग टेक्स प्लेस करेगी, और कैसे करेगी, यस एग्जैक्टली, बोलो क्या टुवर्ड्स नॉर्मल है, तो ये रहा नॉर्मल और इसकी तरफ जाएगी और ये ऐसे। परफेक्ट है। यस नो क्या? सेम वही कहानी है। अब बताओ लाइट अंदर है, अंदर डेंसर है, और बाहर कैसा आपका रेयर है। अब लाइट कहां से कहां जा रही है, डेंसर से रेयर है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल की अवे, एग्जैक्टली बच्चे बोल के अवे ना। तो एक काम करो फटाफट से, सेम वही कहानी, आप ले आओ नॉर्मल को, ये रहा आपका नॉर्मल, और नॉर्मल से क्या जाएगा, दूर, तो नॉर्मल से आपका दूर जाएगा, और ये परफेक्ट है। तो ये आपका जो है, ये आपका नाम दो P, और इसे आपका Q दे दो, इसे आपका R और इसका आपका S दे दो। परफेक्ट है। यस या नो? चलो क्या है, आप मुझे बताओ यहां पर 2 चीज और लोकेट करनी है, बोलो क्या, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। तो ये रहा इंसिडेंट रे और ये रहा आपका नॉर्मल, दोनों के बीच का जो एंगल होगा इसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। सेम वही से आपका ये रहा आपका रिफ्रैक्टेड रे और ये रहा नॉर्मल, इसके बीच का जो एंगल होगा इसे क्या बोलेंगे, आपका एंगल आर। परफेक्ट है, एंगल आर है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। अच्छा 1 सेकंड, 1 सेकंड, ओके ओके ओके, 1 सेकंड, चलो बच्चे 1 सेकंड, ठीक है। मैंने मिस्टेक करी यहाँ पर, बताओ क्या मिस्टेक की है। यस एग्जैक्टली, ये एंगल आर नहीं होगा, एंगल आर नीचे वाला है, बिकॉज नॉर्मल के रिस्पेक्ट में होगा ना। ये रहा आपका एंगल आर। परफेक्ट है। देन बच्चे बोलो क्या है, और इसे बोलते हैं एमर्जेंट रे, एमर्जेंट रे और ये नॉर्मल, इसके बीच का जो एंगल इसे बोलते हैं एंगल ऑफ एमर्जेंस। ठीक है। तो ये हो गया, आप क्या करना था, इंसिडेंट रे बना दिया आपने क्या, पी क्यू, आपका एमर्जेंट रे बना दिया आपने आर एस, एंगल ऑफ डेविएशन ये इंपॉर्टेंट है। आप बताओ ये बच्चे कौन सी रे है, सर ये आपकी है एमर्जेंट रे। कौन सी रे आपकी, एमर्जेंट रे है। और ये कौन सी रे बच्चे, ये है, अगर ना ये प्रिज्म नहीं आता तो ये रे ऐसे जाती, तो इसे बोलते हैं, ये बोलते हैं इंसिडेंट रे। नॉर्मल ये जो इंसिडेंट है ना, ये जो आपके एक्स जानी चाहिए थी, तो इसके और इसके बीच का जो एंगल होता है उसे क्या बोलते हैं, आप इसे पीछे खींचो ऐसे ऐसे, इसे पीछे खींचो, एमर्जेंट पीछे खींचो, तो इतने एंगल से मुड़ गया, इतने एंगल से मुड़ गया, इसी को बोलते हैं एंगल डी, एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब कि अच्छा ओरिजिनल इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे के बीच का जो एंगल है इसी को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। आई रिपीट, जाना चाहिए था इसको ऐसे, लेकिन प्रिज्म की वजह से रिफ्रैक्शन हुआ और वो चला गया ऐसे, तो इस तरीके से इसके और इसके बीच का जो एंगल है उसी को एंगल ऑफ डेविएशन बोला जाता है। और यहां से एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, एमर्जेंट रे हमेशा प्रिज्म के बेस की तरफ जाता है। आई रिपीट, एमर्जेंट रे हमेशा प्रिज्म की बेस की तरफ जाता है, इंसिडेंट रे बेस से दूर जाता है, लेकिन एमर्जेंट रे हमेशा बेस की तरफ जाता है। यहां से बहुत सारे एमसीक्यूज आ जाते हैं, और ये आपका एंगल ऑफ प्रिज्म। आई होप आप सभी को आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। वेरी सिंपल, लाइक अ स्वीट पोटैटो, explain with the help of a diagram how we are able to observe the sunrise about 2 minutes before the sun gets above the horizon। वेरी सिंपल है, आपको पता होना चाहिए कि देखो ये क्या बेटा, ये आपका है, ये सन है, ठीक है, और ये आपका होराइजन है। जब सन इस होराइजन को पार करेगा तो आपका सन राइज हो जाएगा, और सेम जब ये सन करते करते यहाँ पर होगा, जब नीचे आ जाएगा इस होराइजन से तो सन सेट हो जाएगा। ऐसा होता है कि सन राइज ना 2 मिनट पहले होता है, 2 मिनट पहले होता है, और इसी को बोलते हैं एडवांस सनराइज। ऐसा क्यों, वेरी सिंपल है, इसे बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। कैसे, देखो ये अर्थ है, यस यू नो, और अर्थ के आसपास एक ब्लैंकेट ऑफ एयर है जिसे हम बोलते हैं एटमॉस्फियर। परफेक्ट है, यस यू नो। अब होता क्या है कि आपके पास ये सन है, सन की अभी एक्चुअल पोजीशन ये है, मतलब सन जो है हमारे जो सूरज मामा जी वो यहाँ पर है, ये सन की एक्चुअल पोजीशन है, और ये सन बच्चे क्या है, अब देखो हुआ क्या, तो यहां से रेस गया, अभी तक ठीक था बिकॉज बाहर वैक्यूम था, लेकिन जैसे इसने अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री करी,
तो हुआ क्या, अर्थ का एटमॉस्फेयर जब नीचे जाओगे, नीचे 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 नीचे, तो डेंसर होता चला जाता है। आई रिपीट, डेंसर होता चला जाएगा। मतलब बाहर कैसा मीडियम है, रेयर, और ये कैसा आपका डेंसर है। तो जब भी रेयर से डेंसर जाएगा, अभी डिस्कस किया, रेयर से डेंसर हमेशा नॉर्मल की तरफ जाता है। मतलब जब भी सन की लाइट आएंगी तो वो अर्थ की तरफ जाएंगी, अर्थ की तरफ ना, नॉर्मल की तरफ जाएंगी। इसका मतलब क्या है, ओके, आपके अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से, अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से जो लाइट है वो डेविएट कर जाएगी, और हुआ क्या, लाइट कुछ यहां ऐसे पहुंच गई। अब बताओ, जो ऑब्जर्वर यहां पर है उसको क्या लगेगा, उसको ये लगेगा अच्छा लाइट यहां पर है ना, तो उसको ये काम कर, रिट्रेस करो, ये यहां पर। क्यों, बिकॉज जो दिखता है वो दिखता है। यस एग्जैक्टली, मतलब ऑब्जर्वर जो यहां पर है उसको क्या लगेगा, ओके सन आपका यहां पर है। क्यों, बिकॉज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हुआ, जिसकी वजह से आपको जो ऑब्जर्वर है सन लग रहा है यहां पर है। यस, इसीलिए ये हुआ क्या, अच्छा सन यहां पर है, और सन की बन गई ये क्या, सन का बन गई आपका अपरेंट पोजीशन। क्या बन गया, आपका अपरेंट पोजीशन है। तो इसी वजह से ऑब्जर्वर को लगता है कि सनराइज हो चुका है, लेकिन एक्चुअल में नहीं हुआ। और कितने मिनट के एवरेज से पहले होता है, 2 मिनट है। और इसी को बोलते हैं क्या, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से अर्ली सनराइज। सेम ये कहानी सनसेट के टाइम पे होती है। सन होराइजन से नीचे जा चुका है, लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ऑब्जेक्ट यहां अपीयर होता है, और इसी को बोलते हैं डिलेड सनसेट। और टोटल पहले 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद है, टोटल कितना हो गया, 4 मिनट है। इसीलिए इस फेनोमेनन की वजह से क्या होता है, आपका दिन का जो ड्यूरेशन है वो 4 मिनट बढ़ जाता है। चलो क्या है, अब जो हमने कहानी पढ़ी है इसी को एक्सप्लेन करते हैं। सिंस एटमॉस्फेयर नियर द अर्थ कैसा है, रेयर की डेंसर, यस डेंसर है। सो रे ऑफ लाइट व्हेन एंटर्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर कीप्स बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। टू बी ऑब्जर्वर दिस रेस अपीयर्स टू कम फ्रॉम, जो ऑब्जर्वर को क्या लगता है, नहीं रेस यहां से नहीं आ रही है, कहां से आ रही है, अपरेंट पोजीशन है। इसी को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एग्जैक्टली बच्चे, तो इस तरीके खत्म किया। अब आगे बढ़ते हैं, और चलो क्वेश्चन 9 आपके सामने है। लिस्ट एनी 4 रीजंस, बायोलॉजी आ चुकी है, फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशंस बीइंग प्रैक्टिस इन द ग्रोथ ऑफ सम टाइप ऑफ प्लांट्स है। ओके पहले समझते हैं। आप मुझे बताओ वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता क्या। वेरी सिंपल, कि सर प्लांट्स में ये एक तरह के रिप्रोडक्शन का मेथड है जो कि असेक्सुअल के अंदर कंसीडर किया था। क्यों, बिकॉज एक सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है। आप मुझे बताओ, अगर सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है तो ऐसे में जो वेरिएशन आएगा, जो प्रोजेनी में डिग्री ऑफ डिफरेंस होगा, वो ज्यादा होगा कि कम होगा, सोचो। यस एग्जैक्टली, क्या होगा आपका, कम होगा। मतलब अगर आप चाहते हो कि पेरेंट्स में कुछ कैरेक्टर्स हैं वो एज इट इज बच्चे में ट्रांसफर हो जाए, तो ऐसे में आप सेक्सुअल मेथड की तरफ नहीं जाओगे, आप जाओगे असेक्सुअल, जो कि है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्यों, इससे आपके पेरेंटल जो कैरेक्टर हैं वो रिटेन हो जाएंगे। फिर से बोलो, पेरेंटल कैरेक्टर आपके रिटेन हो जाएंगे और एज इट इज ट्रांसफर हो जाएंगे। दूसरी बात, प्लांट को अगर आप सेक्सुअल से ग्रो कराओ और वेजिटेटिव से, तो जो पहला वाला है ना, उसमें टेक केयर कम करना पड़ता है। अगर टेक केयर कम करना पड़ेगा, टाइम भी कम लगेगा। यस एग्जैक्टली, तो कहीं ना कहीं ये भी एडवांटेज है। तीसरा बोलो क्या है, अब मुझे सोचो, जो सेक्सुअल से होते हैं वो सीड से ग्रो करते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जहां पर सीड्स ना बन नहीं पाते, या सीड्स बनेंगे वो इतने एक्टिव नहीं होते, तो ऐसे में क्या करें, तो उनको अधिकार तो है। यस एग्जैक्टली, तो उस केस में वेजिटेटिव प्रोपगेशन से वो रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये सारे एडवांटेज है, और एक तरफ असेक्सुअल है, एक तरफ सेक्सुअल है, तो ऐसे में जो असेक्सुअल मेथड से जो वेजिटेटिव है, इससे फ्रूट जल्दी आ जाता है। तो कहीं ना कहीं जो फार्मर्स है, पैसा बढ़ गया ना। यस बच्चे के यहाँ पर आ जाओ, that's your answer. Vegetative propagation is a cheaper, easier and more rapid method of propagations in plants than growing plant from the seed से। seed से होगा तो sexual बोलोगे, और बाकी अगर vegetative part से होगा, stem से, root से, leaf से, तो क्या बोलोगे, vegetative propagations। exactly। second बोलो क्या है, better quality of plants can be maintained। आगे आ जाओ, it results in very important of it results in propagations of those plants जिन्होंने सीड्स बनाने की कैपेसिटी खो दी है, या फिर सीड्स बनाने के जो काफी डिले हो गया है। और लास्ट बच्चे क्या है, द प्लांट जनरेटेड जो होते हैं वो एग्जैक्टली जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। तो ऐसे पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स है रिटेन करके रख लोगे। दैट्स योर आंसर। अब मेरे आपसे क्वेश्चंस है इस टॉपिक से, या नीचे एक मेथड ये है और सेम दूसरा ये है। वैसे मेरे ख्याल से आंसर आपको दिख ही गया होगा। ये बताओ मुझे, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है कि आर्टिफिशियल है। अगर आर्टिफिशियल है तो उसके अंदर भी कौन सी कैटेगरी है, प्लीज कमेंट जरूर करना, मुझे बहुत खुशी होगी। और आगे बढ़ते हैं, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। डिस्क्राइब द रोल ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इंपॉर्टेंट है फीमेल का डायग्राम। चलो यहां पर आ जाओ, आप मुझे बताओ, एक काम करते हैं, फैलोपियन ट्यूब होता क्या है, ये एक तरह का एक्सेसरी डक्ट्स है जो कि रिप्रोडक्शन के टाइम पे काम आता है। फिगर को देखो ध्यान से,
ये क्या दिख रहा है? ये है फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ऐसे में जो ये सब जो है आपकी मेन चीज कहां अटैक करो, फैलोपियन ट्यूब्स है, जो कि ये रहा, और इसी जो कि पेयर में होते हैं। और फैलोपियन ट्यूब्स को हम ओविडक्ट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जनता? ओविडक्ट्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब है क्या यहाँ पर फंक्शन सुनो, कि आपका जो ओवरी है जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, यहाँ बहुत सारे इमैच्योर एग्स हैं, यहाँ बहुत सारे इमैच्योर, यहाँ भी और आपका यहाँ भी बहुत सारे इमैच्योर एग्स प्रेजेंट है। अब हर 28 डेज के अंदर यहां से ओवरी से एक ओवा यहाँ रिलीज होता है। परफेक्ट है। तो ये जो दिख रहा है, ये जो गंदे से लग रहे हैं हाथ जैसे, जो ये ना बदतमीज से इसे बोलते हैं फिम्ब्रे, या फिर काम की बात नहीं है। तो ये फिम्ब्रे कलेक्ट करते हैं और उसके बाद यहां पर आ गया। अब इसे करते 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 यहां तक कौन लेके जाता है? फैलोपियन ट्यूब। क्यों? बिकॉज ये वही रीजन है, बिकॉज यहां पर फर्टिलाइजेशन होना जरूरी है, तो फैलोपियन ट्यूब उसको लेके यहां से लेके जाते हैं और कहां तक? यहां तक पहुंचाएंगे। और यहां पर क्या होगा? यहां पर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करेगा। सेम वही कहानी यहां भी है। अगर यहां से उबाएगा तो मुझे आप बताओ दो फंक्शन कौन से हो गए? पहली बात, ये ओवा को कैरी करेगा और कहां तक लेके जाएगा? जहां पर फर्टिलाइजेशन होने वाला है। परफेक्ट है। दूसरा क्या है? ये वही रीजन है जहां पर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करता है। अब ये क्या होता है? फ्यूजन ऑफ एग सेल विद द स्पर्म, जो कि मेल गैमेट्स है, और क्या बन जाएगा? जाइगोट। इसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन है। और सुनो, फीमेल की बॉडी के अंदर टेक्स प्लेस करता है। तो ऐसा फर्टिलाइजेशन जो कि फीमेल की बॉडी के अंदर टेक्स प्लेस करता है, इसे बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। आप फिगर में देख सकते हो, ध्यान दो। क्या है? अच्छा देखो यहाँ पर हुआ क्या, यहां से, अच्छा ये मेगा नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। यहां से क्या होता है? यहां से आपका जो ओवा करते करते यहां पहुंचेगा, देन यहां से कौन एंट्री करेगा? यहां से स्पर्म की एंट्री होगी, और करते 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 वो यहां पहुंच जाएगा और यहीं पर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस करेगा। यस या नो? और फर्टिलाइजेशन के बाद वो जाइगोट बनता है, और जाइगोट बनेगा, डिवाइड होगा, करते करते एक स्टेज होती है जिसे बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, और वो यहां पर आके अटैच हो जाएगा। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना। चलो अब देखो फंक्शन ये रहे, द एग इज कैरिड फ्रॉम द ओवरी टू द वर्म। वर्म क्या होता है? यस बोलो, क्या यूटेरस है? यस एग्जैक्टली। फर्टिलाइजेशन के बाद उसे कैरी करेंगे और यहां तक लेके जाएंगे। और सेकंड क्या है? फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द फैलोपियन ट्यूब्स। दैट्स योर परफेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन। ओके ओके, अब आ चुके हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चंस। क्या आ चुके हैं? 3 मार्क्स के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 3 मार्क्स क्वेश्चंस, और ये रहा पहला क्वेश्चन, वेरी सिंपल। वैसे ही जो क्वेश्चन बच्चे ये सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है, लेकिन इसे इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ऐसा क्वेश्चन ना सेम टू सेम चैप्टर नंबर 2 में भी है, जो कौन सा है? एसिड बेस एंड सॉल्ट है। तो ऐसे में जो एसिड्स की प्रॉपर्टी है वो अप्लाई होंगी और आप इसे आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन क्या है? राइट केमिकल इक्वेशंस फॉर व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम मेटल को लपेटा जाएगा एथेनोइक एसिड से। आई रिपीट, एक तरफ मेटल है, एक तरफ एथेनोइक एसिड है। मेटल प्लस एसिड एग्जैक्टली, सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस है, बनाए इसे। चलो मेटल कौन सा लो? सोडियम है, तो ये रहा सोडियम, प्लस में आपका एथेनोइक एसिड है। एंड व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एथेनोइक एसिड है? CH3COOH। यस या नो? चलो आप मुझे बताओ, ये मेटल है और ये आपका एसिड है, तो मेटल प्लस एसिड है, ये डैम श्योर है कि हाइड्रोजन बनेगा। एक काम करो, चुपचाप हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल दो। अब बचा क्या? ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है और ये दोस्ती कर लेते हैं, और क्या बन जाएगा? ये बनेगा CH3COO Na+ है। मुझे बताओ ये सॉल्ट है कि नहीं? एग्जैक्टली बच्चे सॉल्ट है। ये क्या आपका सॉल्ट है? तो उसका नाम क्या होता है? सोडियम। Na से क्या है बेटा? सोडियम। और ये जो पूरा ग्रुप है इसे बोलते हैं एसीटेट। तो सोडियम एसीटेट प्लस में हाइड्रोजन गैस बन गया। और एक बात ध्यान सुनना, अगर एग्जाम में टाइम कम है और बैलेंसिंग का टाइम नहीं मिल रहा है तो छोड़ देना। क्यों? बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस में जहां इसमें क्या है? प्रोडक्ट्स की डिमांड है, यहां बैलेंसिंग नहीं पूछा, यहां प्रोडक्ट की डिमांड है। अगर आपके प्रोडक्ट्स ओके हैं तो आपको सीबीएसई फुल मार्क्स देगी, ये मेरा वादा है। डोंट बी फॉरगेट कि अगर गलत मत करना, नहीं यार छोड़ दो, लेकिन बैलेंसिंग खराब मत करना, इसको छोड़ने के आगे जाओ और टाइम है तो कर ही देना भैया। सेकंड बोलो क्या है? ये पहला हो गया। अच्छा आपका सेकंड क्या है? सॉलिड सोडियम कार्बोनेट। सोडियम बोलो क्या है? Na2CO3 प्लस में सेम वही कहानी CH3COH है। अब सब याद करो, एसिड बेस एंड सॉल्ट है। आप मुझे बताओ ये है क्या? ये है मेटल का कार्बोनेट। और ये क्या एसिड है? मेटल का कार्बोनेट प्लस में एसिड है। ये डैम श्योर होता है कि CO2 बनेगा, प्लस में आपका H2O बनेगा ही बनेगा। ये गैस बनता है, यहां पर ये गैस बनता है। और ऐसे सॉल्ट क्या बनेगा? सेम वही कहानी, सेम ये सॉल्ट बनेगा आपका। बोलो क्या? CH3COO Na+ है। बोलो क्या? मेटल कार्बोनेट प्लस में एसिड सॉल्ट प्लस CO2 प्लस में H2O। थर्ड आ जाओ, अब आ जाओ ठीक है, एथेनोइक एसिड है तो CH3COOH है, प्लस में ध्यान देना सोडियम हाइड्रोक्साइड, यस NaOH है। कुछ ऐसा नहीं लग रहा है, एसिड बन गया
प्लस में बेस है, एसिड प्लस में बेस, बच्चा बच्चा जानता है, सॉल्ट प्लस में H2O, और सॉल्ट क्या बनेगा सर? वही बनेगा CH3COO माइनस Na प्लस है। नाम क्या है इसका? सोडियम एसीटेट है। तो इस तरीके से आपने सारे 1 मार्क्स का ये होगा, 1 मार्क्स का ये, 1 मार्क्स का ये है। आई रिपीट, अगर आपके प्रोडक्ट्स ओके हैं, बैलेंसिंग नहीं है, तो आपको सीबीएसई फुल मार्क्स देगी। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा सीबीएसई की ऑफिशियल मार्किंग सिस्टम कहती है। डोंट वरी अबाउट इट। तो इस तरीके से कर लिया। वैसे ये पार्ट हट चुका, लेकिन क्यों कराया? बिकॉज चैप्टर 2 में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये चैप्टर 2 की प्रॉपर्टी तो लग रही है, और क्या लग रही है? यस बच्चे, चलो यस, क्वेश्चन 11 आपके सामने है। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 16। एटॉमिक नंबर कितना है आपका? एटॉमिक 16 है। जैसे एटॉमिक नंबर दिखे ना, तुरंत हमला करो। कैसे हमला करोगे? ये संतोष सर क्या बोलते हैं इसका? पोस्टमार्टम कर दो। 2, 8 और 6 परफेक्ट है। आप मुझे बताओ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने? साफ साफ दिख रहा है, और इसमें कुछ भी फार्म नहीं लिखना, कुछ भी आपको फार्म नहीं भरना, सिर्फ टू दी पॉइंट आंसर लिखना है। अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पर 6 पार्ट्स हैं, तो पक्का एक पार्ट आधे मार्क्स का होगा। इसका मतलब हर एक पार्ट आधा आधा मार्क्स कवर करता है। फर्स्ट है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? सबसे बाहर वाली शेल को पकड़ लो, जितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे उसी को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दैट्स योर आंसर, 6 है। वैलेंसी कितनी होती है? कि सर हर कोई एलिमेंट चाहता है कि उसका ऑक्टेट पूरा हो, ऑक्टेट या डुप्लेट पूरा हो। तो ऐसे में 6 वाला क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा। जितने एक्सेप्ट, जितने डोनेट, जितने शेयर, उसी को बोलते हैं वैलेंसी। तो वैलेंसी कितना? 2 है। एंड वैलेंसी प्लस माइनस में नहीं होती, ध्यान रखना। और ग्रुप नंबर क्या है? वेरी सिंपल, 6 इसके वैलेंस है ना, वैलेंस में 10 प्लस कर दो, तो 6 प्लस 10 16 है। दैट्स योर आंसर है। एंड जनता, आपसे एक बार फिर से बोलूंगा, अगर चैप्टर 5 में कोई भी दिक्कत है, चैप्टर 5 छोड़ो, किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन नहीं बनने ना, तो ये मत सोचना कि क्वेश्चन टफ है। ये सोचना कि भैया वो कंसेप्ट मैंने नहीं सीखा हुआ है। बच्चे बहुत गलत फहमी पालते हैं कि ये क्वेश्चन कितना टफ है। नहीं बच्चे, टफ नहीं है, वो कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस नहीं करवाया गया है। अगर होता तो आप कर पाते। तो जब भी ऐसा लगे, चैप्टर को फिर से जाओ, पढ़ के देन करो, बहुत मजा आएगा, सीखने को मिलेगा। अब बच्चे क्या है बताओ, मेटल है कि नॉन मेटल है? साफ दिख रहा है, इट विल एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो पक्का ही कैसा होगा आपका? नॉन मेटल है। आगे बढ़ा जाए, नेचर ऑफ ऑक्साइड है। प्लीज नोट करना, ये मेटल है कि नॉन मेटल है? सही, नॉन मेटल है। और आपका नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, उनका नेचर कैसा होता है? एग्जैक्टली एसिडिक होते हैं। वो आपके एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, मतलब पीएच पक्का 7 से कम होगा। तो नेचर जब भी आए, ये मत देखना कि बड़ा सुंदर है, बड़ा प्यारा है नहीं बच्चे, इसे बोलेंगे एसिडिक, बच्चे आपका एसिडिक नेचर। ठीक है, आगे जो फॉर्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड है, तो वो क्या आपका SCl2। फिर से बोलो, SCl2 है। ये कैसे बनेगा? ये कोवलेंट बॉन्ड से बनेगा। और अगर S नहीं लिखना है, तो आप इसको XCl2 के फॉर्म में भी लिख सकते हो। बिकॉज क्यों? यहां पर सल्फर मेंशन नहीं किया था। तो वैसे S करो, गलत नहीं करेगा सीबीएसई। आप एक काम करो, X से कर दो, ये अच्छा मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। ओके, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन इंफिनिटी। ध्यान देना, रे डायग्राम से मजाक करके मत जाना। रे डायग्राम 6 + 2 8, 6 + 2 8, 8 + 8 16 रे डायग्राम है। कोई भी डाउट हो, लेक्चर देखो, मौज करो, बहुत प्यारे तरीके से बनाया हुआ है। चलो यहाँ पर आ जाओ। अब लेट मी चेंज द कलर। यहाँ पर है क्या? एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया इंफिनिटी एंड पोल ऑफ द कन्वेक्स मिरर। परफेक्ट है। कहां पर है? कन्वेक्स के दो ही तो केस है, जो इंफिनिटी और पोल के बीच में रखा हुआ है। तो रे डायग्राम ड्रॉ करना, और क्या लिखना है बच्चे आपका? पोजीशन क्या है, रिलेटिव साइज क्या होगा, नेचर क्या। ओके, तो ये रहा प्यारा सा डायग्राम है। आपको बता दूं, वैसे ड्रॉ खुद करना है। ये ऑब्जेक्ट कहां पर है? इंफिनिटी बहुत दूर है, और ये रहा पोल, इसके बीच में ऑब्जेक्ट को रखा गया है। एक रे निकाला, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ऑब्वियस सी बात है कन्वेक्स है। ये क्या करते हैं? डाइवर्ज करते हैं। तो ये आया, टकराया और चला गया, और इस केस में एंगल I = एंगल R होगा। परफेक्ट है। दूसरा कहां जा रहा है? दूसरा रे जाएगा कहां? करते करते C पर, और मुझे पता रे ऑफ लाइट जब भी C पे जाएगा तो उससे टकरा के वैसे ही आ जाएगा। परफेक्ट है। अब ऐसे में ना ये मिल पाया ना ये मिल पाया, जब तक नहीं मिलेगा क्या इमेज बनेगा? नहीं बनेगा। अब इसको भी एक्स्ट्रापोलेट करो, इसे भी खींचो, ये पीछे खींचा, पीछे 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 पीछे, तो यहां पर आके मिल जाएगा। और याद आया, जब भी कौन सा केस है? अपीयर टू मीट या एक्चुअल मीट? यस, ये है अपीयर टू मीट है, तो पक्का डैम श्योर है इसका नेचर कैसा होगा? वर्चुअल। नेचर कैसा है आपका? सर डैम श्योर है कि नेचर आपका होगा जैसा था प्लेन मिरर पे, वर्चुअल है। और वर्चुअल का पार्टनर कौन होता है? आपका इरेक्ट है। आपको दिख भी रहा होगा, चेक देखो, ये ऑब्जेक्ट ए भी ऊपर की तरफ है, और यहाँ भी ऑब्जेक्ट ए भी ऊपर की तरफ है, इसे बोलते हैं इरेक्ट है। और साइज पूछा है, आप खुद बताओ मुझे, साइज कैसा जनता? ये ऑब्जेक्ट बड़ा है, ये छोटा है, ज्यादा छोटा तो नहीं है ना, इसे बोलते हैं क्या? यस, बोलो कि आपका हाईली डिमिनिश है। देन जनता क्या है? देन आपसे पूछा गया पोजीशन है, साफ दिख रहा है। आप बताओ ऑब्जेक्ट कहां पर था? इंफिनिटी और पोल के बीच में, और इमेज कहां है? पोल और फोकस के बीच में, तो बोलो बिटवीन, यस, बिटवीन
P एंड F, यस यू नो, ओके, बस और कुछ पूछा ही नहीं है, तो पक्का ये 1 मार्क्स का और ये आपका 1 मार्क्स का है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जनता के सामने। चलो, show that the incident ray of light is parallel to the emergent ray of light when light falls obliquely on a side of a rectangular glass slab। वेरी सिंपल है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में जब भी इंसिडेंट रे आता है तो जो इंसिडेंट रे है और जो एमर्जेंट रे है वो कैसे होते हैं, पैरेलल टू ईच अदर है। फिगर को ध्यान से देखो, परफेक्ट है। आप बताओ यहाँ पर है क्या, ये P Q R S क्या है आपके पास, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। आप बताओ यहाँ पर बाहर कौन सा मीडियम है, एयर, अंदर क्या ग्लास, फिर बाहर क्या आपका एयर है, यस या नो। तो ये जो P और Q है, ये P Q और जो S R है, ये दो आपके वो जो है सरफेस है जहां पर क्या टेक्स प्लेस करेगा, आपका रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस करेगा। क्यों, बिकॉज जब भी लाइट आपका एक ट्रांसपेरेंट से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम जाती है तो डेविएट होती है, और इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन से। आप बताओ बाहर क्या एयर है, अंदर क्या आपका ग्लास है, एयर से ग्लास जा रहा है, एयर कैसा रेयर है, अंदर डेंसर है। जब भी रेयर से डेंसर होगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल है, साफ दिख रहा होगा, ये रहा इंसिडेंट रे है और ये रहा आपका नॉर्मल है, इसकी तरफ गया, यस यू नो। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बच्चे गलती करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में होता है। सेम वही कहानी, नीचे आ जाओ, आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड के बीच में होता है। अब लाइट यहां पर जो है इस पक्का, तो इस PQ इंटरफेस में लाइट कहां से कहां गया, लाइट आपका गया रेयर से कहां, डेंसर है, तो क्या कहानी हो रही है, यहां पर हो रहा है टुवर्ड्स द नॉर्मल है। अब जैसी लाइट करते करते मटकते मटकते कहां पहुंच गई, ये पहुंच गई आपका SR इंटरफेस में। कहां पहुंच गई, SR इंटरफेस में, ये रहा पहुंच गया पर। तो अब बताओ, अब लाइट कहां से कहां जाएगी, ग्लास से एयर है, अब डेंसर से रेयर जा रही है। अब जो SR इंटरफेस है यहां पर डेंसर से कहां जाएगा, रेयर है। अब सोच के बोलना, पहले केस में अगर टुवर्ड्स था तो यहां पर क्या होगा, एग्जैक्टली जनता, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और देखो ये दिख रहा है नॉर्मल, ये रहा, इससे दूर जा रहा है, और इसे कौन सा रे बोलेंगे, इसे बोलेंगे आपका एमर्जेंट रे। क्या बोलेंगे, एमर्जेंट रे। आप मुझे बताओ, आप बताओ कि अगर ये सब कहानी नहीं होती, अगर ये ग्लास नहीं होता तो रे कुछ ऐसी आती ना, सोच के बोलना, अगर ये सब नहीं होता तो रे आपकी ऐसी आती, परफेक्ट है। तो ये क्या है, ये है इंसिडेंट रे और ये क्या एमर्जेंट है, दोनों पैरेलल टू ईच अदर है कि नहीं, यस, और वही आपको प्रूव करना था। और प्लीज यहाँ पर इतना क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर एक फैक्ट है, ध्यान देना। मुझे बताओ, इस केस में जो P और Q इंटरफेस हुआ है, इस केस में आपका एंगल I बड़ा होगा कि एंगल R बड़ा होगा। तो देखो ये बच्चे इंसिडेंट रे है, वो नॉर्मल की तरफ गया है, अंदर की तरफ बेंड हुआ है, ये अंदर की तरफ बेंड हुआ है तो एंगल छोटा हो गया, तो इस केस में एंगल I जो है एंगल R से बड़ा होता है। लेकिन जब यहां पर आओगे ना, इस केस में ये एंगल I है और ये आपका एंगल E है, इस केस में एंगल I बड़ा कि एंगल E बड़ा, यस, आपका एंगल E बड़ा होगा। और एक और बात ध्यान देना कि जो पूरा जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, इस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो लगभग एंगल ऑफ एमर्जेंस के इक्वल होता है, और इन दोनों की वैल्यूज जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से बड़ा होता है। जिनको ये बात समझ में आई प्लीज नोट करना, जिनको नहीं आई फिर सुनो। मैंने आपसे क्या बोला, ये जब भी पैरेलल होगा ना तो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला और एंगल ऑफ एमर्जेंस ये लगभग बराबर होते हैं, नियरली इक्वल टू होते हैं, और साथ में इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू एंगल R से बड़ी होती है। ये नोट करना, जब सेक्शन भी कराऊंगा वहां काम आएगा, तो प्लीज इसे नोट डाउन कर लिया जाए। और यही रीजन है, ये दोनों बराबर होते हैं, यही रीजन है कि इसमें से पैरेलल टू ईच अदर होते हैं, कि इस इंटरफेस में जितना अंदर की तरफ बेंड हुआ और इस इंटरफेस में उतना ही बाहर की तरफ होता है, तो इक्वल एंड अपोजिट है, कैंसिल कर देंगे, तभी आपके पैरेलल टू ईच अदर होते हैं। आगे बढ़ा जाए, चलो आप बढ़ते हैं क्वेश्चन 14 आपके सामने, बायोलॉजी क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट भी है। चलो, जब आप पीवाईक्यूज करोगे ना, ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन एग्जैक्टली रूट क्या देगा, इससे प्रैक्टिस हो रही है, इससे आपको ये आएगा, अच्छा जो मैंने सीखा हुआ है, एग्जैक्ट सीखा हुआ है, कर पा रहा हूं मैं, ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। क्या बढ़ाएगा, कॉन्फिडेंस। और एक बार कॉन्फिडेंस बढ़ गया ना, सारे क्वेश्चन आप खुद करोगे। What does HIV stand for? Very simple, HIV जो है एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि सेक्सुअल कांटेक्ट से स्प्रेड होता है, यस यू नो, और ये आपका वायरस से होता है। तो यहाँ पर है क्या, वेरी सिंपल, ये आपका HIV एड्स है, तो HIV की फुल फॉर्म क्या है, लिख लो HIV ह्यूमन, बोलो कि आपका लिख लेते हैं, आपका ह्यूमन, बोलो बोलो बोलो, हाँ, ह्यूमन इम्यूनो, ये वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी आपका, और आपका वायरस है, यस यू नो। और क्या पूछा गया है कि एड्स एक इन्फेक्शियस डिजीज है, यस, तो आंसर क्या आपका यस है। और आपसे क्या पूछा हुआ है कि लिस्ट एनी 4 मोड्स ऑफ स्प्रेडिंग एड्स है। एक आपसे बात शेयर करना चाहता हूं, जो आपके पीपल है उनको ये लगता है, लोगों को ये लगता है कि एड्स ना सेक्स करने से फैलता है, ऐसा नहीं है। एड्स सेक्सुअल कांटेक्ट, सॉरी, लोगों को लगता है कि एड्स सेक्सुअल कांटेक्ट करने से होता है, नहीं बच्चे, सेक्सुअल कांटेक्ट करने से नहीं होता, सेक्सुअल कांटेक्ट करने से स्प्रेड होता है।
परफेक्ट है, मतलब सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से आपका एड्स नहीं हो जाएगा, अगर उससे है तो आपका ट्रांसफर हो सकता है, इससे होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कौन कौन से तरीके हैं, बहुत सिंपल जो है क्या, चार तरीके हैं। पहला है आपका ओके, अगर आप कंट्रासेप्शन का इस्तेमाल नहीं करोगे जो कि बैरियर मेथड्स के अंदर आता है। सेकंड क्या आपका कि आपका जब बच्चा माँ की फिटनेस के में होता है, जो यूटेरस के अंदर होता है, तो उस केस में ब्लड से ट्रांसफर हो सकता है। देन क्या आपका शेयरिंग इंजेक्टिंग इक्विपमेंट है कि अगर इन्फेक्टेड आपका जो एज इट इज ट्रांसफर हो गया। और लास्ट में क्या ब्लड जब ट्रांसफ्यूजन होता है तो उस केस में अगर इन्फेक्टेड के जो ब्लड है उसको बिना चेक किए आपका जो ट्रांसफ्यूजन कर दिया तो ऐसे में हेल्दी पर्सन को ट्रांसफर हो सकता है। तो ये चार मेथड्स है, बाकी और बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे इन्फेक्टेड आपका नीडल्स हो गया, ये जो ब्लेड्स होते हैं जो आपके लगाते हैं, जो सैलून में ब्लेड्स होते हैं उससे भी होते हैं, रेजर से होते हैं। तो ये कहानी आप ये मेंशन कर सकते हो, कोई से आपको चार मोड्स दिखने। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो ओके, चलो एक क्वेश्चन और है। मेरा एक क्वेश्चन है, मुझे ऐसे दो बैक्टीरियल डिजीज के नाम बताना। मुझे ऐसे कोई दो बैक्टीरियल डिजीज के नाम बताना जो कि आपके सेक्सुअल कांटेक्ट से स्प्रेड होते हैं। ठीक है, सेक्सुअल कांटेक्ट से स्प्रेड होते हैं, और इसको आप प्यार से क्या बोल सकते हो, एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। आगे बढ़ा जाता है। ठीक है, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, बहुत बार पूछा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेट टू प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन व्हिच लेड टू अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स है। क्या वो दो गुण हैं कार्बन के कि इतने सारे कंपाउंड्स हैं इतने कम परसेंटेज होने के बावजूद? वेरी सिंपल, टेट्रावैलेंसी और कैटिनेशंस है। तो ये रहा, और ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो आप उसको टर्म भी लिखोगे। अगर 1 मार्क्स का होता तो सिर्फ कैटिनेशंस और टेट्रावैलेंसी लिखते, लेकिन 3 मार्क्स का है तो उनको डिफाइन भी करोगे। वेरी सिंपल। कैटिनेशन क्या होता है, इसे बोलते हैं कार्बन की लिंकिंग प्रॉपर्टी। कार्बन लिंक कर सकता है किससे, कार्बन एटम के साथ या बाकी एटम के साथ है, और बहुत लंबी लंबी चेन बनाता है, इसी को बोलते हैं कैटिनेशन से। दूसरा क्या है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर 6 होता है, बांटो बच्चे 2 और 4 है, तो कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। तो ऐसे में कार्बन जो है 4 आपके मोनोवैलेंट एटम्स के साथ जुड़ सकता है या 4 कार्बन से जुड़ता है और बहुत बड़े बड़े कंपाउंड बनाता है। ये 2 पॉइंट्स है। देखो, इट इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू फॉर्म बॉन्ड्स ऑफ कार्बन एटम्स व्हिच फॉर्म बॉन्ड विद द अदर एटम्स रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स है। और दूसरा क्या है कि कार्बन की वैलेंसी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, ऐसे में इट हैज कैपेबिलिटी ऑफ मेकिंग बॉन्ड्स विद 4 अदर कार्बन एटम्स और अदर एलिमेंट्स है, जो कैसे होने चाहिए, मोनोवैलेंट है, जिनकी वैलेंसी 1 हो। परफेक्ट है, सबका हाइड्रोजन हो सकता है। यस ये नो जनता, दैट्स योर आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बात है, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस की स्टार्टिंग हो चुकी है, जोरदार तालियां। चलो यस तो 5 मार्क्स का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एक्सप्लेन आइसोमरिज्म, स्टेट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोमर्स और ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ बुटेन है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन की खास बात लगती है कि कुछ पार्ट्स में होते हैं। वेरी सिंपल, जो है क्या आइसोमरिज्म क्या है, काम करते हैं, इसको समझते हैं स्ट्रक्चर से। देखो क्या मेरे पास क्या है, हाँ बुटेन, एक काम करते हैं, बुटेन है। आप मुझे बताओ बुटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। वेरी सिंपल, बुटेन C4 है, अल्किन परिवार से, तो H कितने होंगे, डबल प्लस 2, इट मींस 4 का डबल 8, 8 प्लस 2 10, तो C4 आपका H 10। परफेक्ट है। अब मैंने कि ना कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, ठीक है, C और C, और आपका क्या है, ये आपका H और ये आपका H है, ये आपका H है, ये आपका H है, बिकॉज कार्बन को अपने 8 पूरे करने होते हैं ना, तो आपका ये H हो गया, ये आपका H हो गया, ये आपका ये H और ये आपका H और ये आपका H। परफेक्ट है। और से मैंने इसी को कुछ ऐसा ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पर ब्रांचिंग है, यहाँ कोई ब्रांचिंग नहीं है, लेकिन यहाँ ब्रांचिंग कर दूंगा, 2 2 4 2 6 और 2 8, 2 2 4 2 6 और 2 8, और 2 2 4 2 6 2 8 है, और आपका 2 2 4 2 6 और 2 8। परफेक्ट है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, मुझे बताओ कि इन दोनों के चेक करते हैं, इसका कार्बन 1 2 3 4, तो कार्बन कितने 4 है, और H कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, H 10 है। यहाँ भी आ जाओ, सेम वही 1 कार्बन 2 3 4, तो C4 और H कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, H 10 है। कितनी अच्छी बात है ना। इन दोनों के स्ट्रक्चर्स तो अलग अलग है, लेकिन इनके क्या सेम है, यस बोलो बोलो बोलो, इनके सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। आई रिपीट, इन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, आपके सेम है, लेकिन इनके जो स्ट्रक्चर है, जो इनके आपके स्ट्रक्चर्स हैं, वो क्या आपके डिफरेंट है। और इसी फेनोमेनन को क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। मतलब एक ही कंपाउंड्स के सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना लेकिन स्ट्रक्चर्स अलग होना, इसे क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म। डेफिनेशन आपके सामने है, कुछ गड़बड़ी हो गई तो है कोई, उसके कोई बात नहीं, ओवरलैप हो गया। द फेनोमेनन इन ड्यू टू व्हिच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। परफेक्ट है, यस नो। तो क्या ये बोल सकता हूं कि ये दोनों जो है कौन से प्रोसेस को शो कर रहे हैं, आइसोमेरिज्म में, और ये जो दो हैं इसे बोलेंगे आइसोमर्स ऑफ डैश, आइसोमर्स ऑफ बुटेन। परफेक्ट है। आगे आ जाओ,
कह रहा है 4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो किसके, आइसोमर्स के। तो बताओ पहली बात तो क्या है, पहला लिखो से क्या कि सर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होते हैं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सेकंड कहानी बोलो क्या है, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो मुझे बताओ इनके आपकी जो है मॉलिक्यूलर मास सेम होगा ना। तो आप क्या, यस बिकॉज सी देखो यहाँ पे C4H10 है, तो पक्का सर मॉलिक्यूलर मास तो सेम होगा। तो आप बोलोगे सेम मॉलिक्यूलर मास है, ये भी लिख दो, 4 लिखे ना। अच्छा 1 सेकंड, चलो बोलो क्या आपका सेम मॉलिक्यूलर मास है, जुगाड़ लगाओ। आगे बोलो क्या, यस स्ट्रक्चर्स अलग है, सेम मॉलिक्यूलर मास है। देन क्या आपका, आप बोलोगे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, बोलो क्या आपका डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। देन क्या है, यस यस यस, मुझे बताओ इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम की अलग अलग है, बच्चे स्ट्रक्चर्स अलग होने की वजह से अलग हो जाएंगे। तो आप बोलोगे डिफरेंट 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 डिफरेंट, यस डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, दैट्स योर आंसर, लिख दिया। तो ऐसे क्वेश्चन पार्ट से बहुत मजा आता है। तो ये पूछा था, कर दिया। और क्या पूछा है, पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ बुटेन है, आपके सामने फिगर है, यही 2 पॉसिबल आइसोमर्स होते हैं बुटेन के। बाकी इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो लेक्चर मैंने कंप्लीट करा हुआ है, 2 लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट किया बहुत डिटेल तरीके से, तो आप विजिट कर सकते हो। बाकी अगर आपको आ रहा है तो बल्ले बल्ले सब आता है आपको। चलो क्या है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ है, ये भी 5 मार्क्स का फिजिक्स का क्वेश्चन है, वेरी सिंपल, सेम वही कहानी पार्ट्स में है। व्हाट इज मीन बाय पावर ऑफ अ लेंस, और स्टेट एंड डिफाइन द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस है, और एक छोटा सा हंसता सा न्यूमेरिकल है, करें चलो करते हैं। ओके तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है, बहुत सिंपल है। ये कौन सा लेंस है, ये से हम बोलेंगे कन्वेक्स लेंस है। कौन सा आपका कन्वेक्स लेंस है। और ये कौन सा लेंस है, ये आपका है कनकेव लेंस है। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो कन्वेक्स लेंस होते हैं ना, यहाँ पर ये पैरेलल रेज आ रही है, ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट है, और सेम अच्छे पैरेलल रेज ऑफ लाइट है। तो ये वाला जो लेंस है वो क्या कर रहा है, वो ना रेस को मिलाने का काम कर रहा है, ये दोस्ती करवा रहा है। देखो ना, दिख रहा चिक है, इन इसको एक जगह मिलाने का काम कर दिया। तो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, ये दूर भगा रहा है, मिला रहा है ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। कन्वर्ज माने क्या होता है, एक सिंगल पॉइंट है मीट करना। और ये डाइवर्जिंग क्यों, बिकॉज रेस आई दूर गई, रेस आई दूर गई, तो ये लेंस क्या कर रहा है, आपका जो रेस को दूर भगा रहा है, इसे बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस है। परफेक्ट है। और ये जहां पर मिलते हैं इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल, यस प्रिंसिपल फोकस है, और सेम वही प्रिंसिपल फोकस है। परफेक्ट है। ये देखो यहां पर एक्चुअल मीट कर रहे हैं, तो आप बोलोगे कन्वेक्स लेंस का ना एक्चुअल मीट करेंगे तो इसका रियल फोकस है। कैसा फोकस है, रियल फोकस है, लेकिन यहां पर एक्चुअल मीट नहीं कर रहा, अपीयर टू मीट है। जब जब अपीयर टू मीट का केस होगा, इसे क्या बोलेंगे हम, वर्चुअल फोकस, यस यू नो। और एक और बात देखो, कितनी सारी बात निकालते हैं। ये ऑप्टिकल सेंटर है, इसके राइट में जाओगे तो फोकल लेंथ निकलेगा, तो ये पॉजिटिव होगा, और इस केस में कैसा होगा, पर नेगेटिव है। तो ये सारी कहानी है। और एक और बात बच्चे, अगर पावर सॉरी फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर भी कैसा होगा इसका, पॉजिटिव, और सेम इसका पावर कैसा होगा आपका, नेगेटिव है। मतलब क्या है, ये सब कहानी क्यों, तो ये जो पैरेलल रेज ऑफ आ रही है, इसे कितने डिग्री तक कन्वर्ज कर सकता है, ये कितने डिग्री तक डाइवर्ज कर सकता है, इसी को बोलते हैं पावर ऑफ अ लेंस। नोट करो, पावर ऑफ लेंस इज द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द पैरेलल रेज ऑफ लाइट। परफेक्ट है। सेकंड क्या है, स्टेट एंड डिफाइन द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस है, वेरी सिंपल। जब भी ऐसा क्वेश्चन जब भी कर रहे हैं, पॉज कर चुके हैं, पावर क्या होता है आपका 1/f है। कह रहा है कि यूनिट डिफाइन करो, पावर की एसआई यूनिट क्या होती है, एग्जैक्टली डायोप्टर होती है। तो 1 डायोप्टर कब होगा, जब ये 1/1 मीटर होगा। तो आप बोलोगे 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ अ लेंस, इज द पावर ऑफ अ लेंस जिसका फोकल लेंथ कितना है, एग्जैक्टली whose focal length is 1 मीटर, इज आपका 1 मीटर है। आप करते हैं छोटा सा न्यूमेरिकल से नन्हा सा सी पार्ट है। अब देखो क्या है, बहुत सिंपल है। और जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो, प्लीज मेंशन द कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है, करें। और एक कन्वेक्स लेंस है, उसका फोकल लेंथ 25 है। आप मुझे बताओ, कन्वेक्स ही रहा, इसका एफ कैसा है, प्लस की माइनस है, एग्जैक्टली एफ बच्चे कितना आपका, एफ आपका है प्लस का 25 सेंटीमीटर है। देन आपका क्या है, एक कनकेव लेंस भी है, एक कनकेव भी है, मतलब क्या है, तो ये अच्छा आपका इसे F1 मान लो, और उसको आपका F2 मान लो, कितना आपका माइनस का 10 सेंटीमीटर। सर आपने माइनस क्यों लिया, कोई दुश्मनी नहीं बच्चे। देखो कनकेव का ये जो फोकल लेंथ कैसा होता है आपका, नेगेटिव है। यू मस्ट यूज कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस व्हाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स है। अब आ गया जो, और दोनों को इकट्ठे कर दिया है, मतलब एक लेंस ऐसा था एक ऐसा है, दोनों इकट्ठा कर दिया है। क्या टोटल पावर कितना होगा, तो एक काम करो, यहां से पावर निकालो P1 और यहां से P2, और दोनों का एल्जेब्रिक सम करोगे ना तो टोटल पावर आ जाएगा। निकाले चेक है। अब एक और चीज ध्यान देना, ये जो P = 1/f है, इस केस में F मीटर पे होता है, लेकिन अगर आपको एग्जाम में F सेंटीमीटर पे दिया गया है तो सेम यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 100/f है। प्लीज नोट डाउन। यस निकाले चेक है, ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो 100 अपॉन पे कितना 25 है, जब सॉल्व करो कितना आएगा आपका आएगा प्लस का 4 डायोप्टर, और यहां पर क्या आएगा 100 अपॉन पे माइनस का 10 है,
और कटे कितना आएगा आपका माइनस का 10 डायोप्टर। परफेक्ट है। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर ही पॉजिटिव है, फोकल लेंथ नेगेटिव है तो पावर भी कैसा नेगेटिव है। अब बताओ, अब टोटल पावर P मान लो P1 प्लस में P2 है। P1 कितना जन था, प्लस का 4 डायोप्टर है, प्लस में कितना है माइनस का 10 डायोप्टर है। सॉल्व करें तो बोलो क्या 4 डायोप्टर माइनस में 10, दैट्स योर आंसर। माइनस का 6 डायोप्टर इज द एवरेज पावर ऑफ द कॉम्बिनेशंस। एग्जैक्टली कितना सिंपल है ना। अब बढ़ते हैं, इसी के पार्ट्स में था ये रहा। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या था, ये रहा। ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज of an object placed between infinity and the optical center of a concave lens है। concave के दो ही केस है, ये रहा concave lens है। ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया, ऑब्जेक्ट को आपने रखा है इन्फिनिटी और आपका ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो वेरी सिंपल है, एक रे आया पैरेलल, कहां जाएगा, यस डाइवर्ज हो जाएगा और कहां मिलेगा आपका फोकस पे। सेकंड कहां से निकालोगे, सेकंड निकालोगे आप कहां से बेटा, ऑप्टिकल सेंटर से। तो जा रहा ऑप्टिकल सेंटर करते 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 करते, और जब भी रे ऑफ लाइट आपका ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो बिना डेबिट हुए चली जाती है। अब इसे पीछे खींचो तो यहां पर इसका इमेज बन जाएगा। आप मुझे बताओ, सेम वही कहानी, अपीयर टू मीट की एक्चुअल मीट, अपीयर टू मीट। तो आंसर क्या होगा सर, अगर पूछो नेचर क्या बच्चे, तो नेचर क्या आपका, बोलो बोलो बोलो, यस वर्चुअल एंड इरेक्ट है। ठीक है, वर्चुअल इरेक्ट है। दूसरी बात मुझे बताओ, दूसरा इसका एफ कितना होगा, यस नेगेटिव है। चलो यहां पर आ जाओ, तो ये हो गया। कह रहा है एक कनकेव लेंस है जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, इट मींस एफ क्या होगा, प्लस की माइनस है, सोचो, यस माइनस ना, माइनस का 15 सेंटीमीटर है। एक इमेज बना रहा है 10 सेंटीमीटर पे, और ध्यान देना कि ये जो कनकेव लेंस है ये हमेशा लेफ्ट साइड बनाता है, तो इस केस में v कैसा होगा आपका, माइनस का 10 सेंटीमीटर है। अब मुझे बताओ क्या निकालना है, आपको निकालना है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट है, तो आपको u निकालना है, आपको मैग्निफिकेशन निकालना है और आपको नेचर निकालना है। नेचर तो निकल गया, तो मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूं, आप इसे सॉल्व करोगे और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर पुट डाउन करना। तो आप कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे, लेंस की मिरर, एग्जैक्टली बोलो कि लेंस फॉर्मूला माइनस से 1/u इक्वल टू 1/f है। तो ऐसे में आपको u मैं और सॉल्व करता हूं, 1/v इसको इधर लेके आ गया मैं, माइनस 1/f है इक्वल टू 1/u है। तो आप इसको सॉल्व करना और बच्चे जो आंसर आएगा ना, क्या निकलेगा वहां से u, और चेक करना u आपका नेगेटिव ही आएगा। कैसा, आपका नेगेटिव ही आना चाहिए, बिकॉज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, देन आपका m क्या निकलोगे, मैग्निफिकेशन आपका होगा v/u है। कंफ्यूज मत होना, माइनस किसमें होता है, किसमें होता है, मिरर पे होता है, और लास्ट में हमने कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द बायोलॉजी, क्वेश्चन 19 है, और इस तरीके से सेक्शन ए ओवर हो जाएगा। और सेक्शन भी कैसे आपके एमसीक्यूज है, बहुत सिंपल है, तो सेक्शन ए खत्म करते हैं। चलो, with the help of suitable diagrams explain the various steps of birding in hydra, और इसी के और में है बाइंडरी फ्यूजन। वेरी सिंपल, ये डायग्राम बच्चे क्या है, ये आपका हाइड्रा का, यहाँ पर ये हाइड्रा आपके पास है, तो होता क्या है, ये हाइड्रा जो है ये पेरेंट हाइड्रा है। अब ऐसे में क्या होता है, इसके कुछ स्पेसिफिक साइट में ना रिपीटेड सेल डिवीजन टेक्स प्लेस करता है। उससे क्या होगा, वहां से एक बॉडी, एक ना छोटी सी बॉडी बाहर निकलती है, जिसे क्या बोलते हैं, बर्ड है। जैसे अब टाइम के साथ साथ क्या होगा, वो बॉडी बड़ा होगा और साथ में आपका जो पेरेंट है वो बड़ा, आपका ये भी पीछे, ये तो बड़ा हो ही चुका है, और साथ में इसके टेंटेकल्स भी आ जाएंगे। यस सर, क्या है, तो बर्ड डेवलप्स माउथ एंड टेंटेकल्स है। देन आपका कुछ टाइम बाद ये बर्ड अलग हो जाएगा और इस तरीके से अलग हो गया और एक से आपका दूसरा बन गया। ये है क्या, असेक्सुअल मेथड इन हाइड्रा। वेरी सिंपल है, आपको ये करना है और थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। सेम वही कहानी, आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो। आगे बढ़े, इसी कॉर में था बाइंडरी फ्यूजन अमीबा, पेरेंट अमीबा, न्यूक्लियस है, टाइम के साथ साथ न्यूक्लियस लेंथन होगा, यस या नो, साथ में साइटोप्लाज्म का कंटेंट बड़ा होगा। और कुछ टाइम बाद क्या होगा, आपका दो प्रोसेस होंगे, पहला क्या, पहला होगा साइटोकाइनेसिस, बोलो क्या, साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, और एक और कौन सा आपका, कैरियोकाइनेसिस। मतलब आपका एक तो न्यूक्लियस डिवाइड करता है, साफ दिख रहा है, एक न्यूक्लियस कितने हो गए, एक से दो हो गए न्यूक्लियस है, तो ये डिवाइड करेगा, और साथ में साइटोप्लाज्म का जो कंटेंट है वो भी डिवाइड होता है। तो साइटो मतलब क्या है, साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म है, और कैरियो क्या है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस है, और एक सबका ये होगा। आप इसको एग्जैक्टली ड्रॉ करना, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देना, बिकॉज 5 मार्क्स का है ना, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एंड दैट्स योर आंसर। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस तरीके से हमने सेक्शन ए कंप्लीट कर दिया। पहले सेक्शन ए बीसीडी होते हैं, सेक्शन ए में सारे क्वेश्चंस थे। अब सेक्शन में जो क्वेश्चंस है ना, ये आपको हेल्प करे कहां पर, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स में। क्यों, बिकॉज यहां पर एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन सारे कवर हो जाएंगे। एक्सपेरिमेंटल बेस्ड तो बहाना है, सारे क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकली होते हैं। अब करेंगे तो आपको आइडिया मिलेगा। चलिए चलते हैं सेक्शन नंबर बी की तरफ। यस, चलो करते हैं अब सेक्शन बी को। सेक्शन बी से आपको ये फायदा होने वाला है कि सेक्शन बी में जितने भी क्वेश्चंस हैं, इसे बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चंस, या बोल सकते हो कि जो प्रैक्टिकल्स बेस्ड क्वेश्चंस। वो कैसे, आपके ना क्लास 10 के साइंस के सिलेबस में कुछ प्रैक्टिकल्स हैं, तो वहां से क्वेश्चन भी आ जाते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है, सीबीएसई के 30% रिडक्शन होने के बाद जो ऑफिशियल सैंपल पेपर आए, वहां पर एमसीक्यू वेटेज ज्यादा है, तो ऐसे में सारे क्वेश्चन एमसीक्यू है, तो काफी प्रैक्टिस होने वाली है। तो तैयार करते हैं और लपेटते हैं।
टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर, मतलब क्या है, आपके पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो कि स्फेरिकल है और कनकेव मिरर है, इसका आपको क्या निकालना है, इसका आपको फोकल लेंथ निकालना है। जब भी फोकल लेंथ निकालना होगा, चाहे कनकेव मिरर हो, चाहे कन्वेक्स मिरर हो, कनकेव लेंस हो या कनकेव लेंस हो, हमेशा ऑब्जेक्ट को कहां रखोगे, हमेशा ऑब्जेक्ट को आप रखोगे इन्फिनिटी। ध्यान रखना, प्लीज नोट कर लो, जब भी आपको प्रिंसिपल फोकस की बात की जाएगी, हमेशा ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से हमेशा पैरेलल रेज ऑफ लाइट आती है, परफेक्ट है। उसके बाद आने के बाद जिस पॉइंट पर मीट होती है, एक्चुअल मीट करेगा या फिर अपीयर टू मीट होगा, उसी पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, परफेक्ट है, यस या नो। तो आपसे कह रहे हैं कि सीता शुड चूज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेटअप्स है, तो आपके पास सेटअप्स है, एक्सपेरिमेंट कर रही है। आप मुझे बताओ कि अगर आप फोकल लेंथ निकाल रहे हो कनकेव मिरर का, तो क्या चाहिए होगा, ऑब्वियस सी बात है, आप क्या चाहोगे, कनकेव मिरर है तो इसका नेचर कैसा, इमेज कैसा बनाएगा, यस रियल एंड, बोलो आपका रियल एंड इनवर्टेड, यस ये नो, परफेक्ट है। अगर रियल है इसका मतलब ये वो इमेज है जो कि स्क्रीन पे ऑब्टेन हो रही होगी। अगर स्क्रीन पे ऑब्टेन हो रही है तो स्क्रीन तो चाहिए बेटा, स्क्रीन तो चाहिए ना, तो इसमें तो स्क्रीन है नहीं, हटा दो, इसमें अब बचे 3 ऑप्शन है, यस या नो। अब मुझे बताओ, तो स्क्रीन तो है, साथ में मिरर तो चाहिए, इस वाले मिरर एब्सेंट है, और साथ में बेटा इनको होल्ड करने के लिए एक होल्डर चाहिए होगा, और एंड में आपका स्केल चाहिए होगा। यहां पर क्या मिसिंग है, यहां भी आपका स्क्रीन मिसिंग है, दैट्स वाई आप जाओगे ऑप्शन नंबर डी के साथ है, और यहां पर सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं और आप हंसते खेलते एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर दोगे। एंड बच्चे कंफ्यूज मत होना, ये मत सोचना कि एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चंस है तो कुछ अलग साइंस नहीं, वही चीज है बस। और ये कौन सा मिरर है, एग्जैक्टली कौन सा चैप ये हमारे पास है, कॉनकेव मिरर है। और इसका बताओ, आपसे मेरा क्वेश्चन है, इसे बोलते हैं पोल, इसका जो प्रिंसिपल फोकस है वो कहां होता है, लेफ्ट की तरफ कि राइट की तरफ, कहां आंसर दोगे, कमेंट सेक्शन में पुट डाउन करना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ है, सारे एमसीक्यूज है, ठीक है भाई, ये काफी अच्छा क्वेश्चन, ध्यान समझना। देखो है क्या, बाय यूजिंग अ कन्वेक्स लेंस है, कौन सा लेंस है, कन्वेक्स है, ये रहा आपके पास कन्वेक्स लेंस आएगा जी आपका, ये रहा कन्वेक्स लेंस, ठीक है। अ स्टूडेंट ऑब्टेन्ड अ शार्प इमेज ऑफ हिज क्लासरूम विंडो ग्रिल ऑन अ स्क्रीन, मतलब कोई क्लासरूम था, उसकी जो विंडो के ग्रिल है उसकी इमेज ऑब्टेन की कहां पर, स्क्रीन पर, मतलब पहले ये ऑब्जेक्ट था और इसकी स्क्रीन ऑब्टेन की हमने, इसकी जो इमेज है वो स्क्रीन में ऑब्टेन की। अब क्या कह रहा है सुनना, इन विच डायरेक्शंस शुड ही मूव द लेंस टू फोकस अ डिस्टेंट ट्री इंस्टेड ऑफ द ग्रिल। पहले वो ग्रिल को फोकस कर रहा था और इमेज सेट कर रहा था स्क्रीन पर, अब बच्चे वो क्या कर रहा है, डिस्टेंट ट्री है। डिस्टेंट मतलब क्या होता है, ध्यान देना, ये बार बार ये टर्म रिपीट होगा, इसे बोलते हैं एट इन्फिनिटी। एट इन्फिनिटी मतलब जो ट्री वो कहां पर है, इन्फिनाइट डिस्टेंस पर है। सोच के बोलो, जब आपका इन्फिनाइट डिस्टेंस पे होगा, इमेज कहां बनेगा, सोचो, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, लेंस सोच, चाहे मेरे अभी कहा था मैंने, यस बोलो क्या है, इमेज कहां बनेगा, सर इमेज डैम श्योर है वो बनेगा एट f2, यस या नो, क्यों, बिकॉज प्रिंसिपल फोकस में ही बनता है। और ये रहा आपके पास, बोलो क्या, सपोज लेंस है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये f1 है, और ये आपका 2f1 है, और ये आपका f2 है, और ये आपका 2f2, यस या नो, तो यहां पर इमेज बनेगा सेकंड केस में। तो अब आपसे कह रहा है इन विच डायरेक्शन, कहां पर लेंस को मूव किया जाए कि आपका इमेज बन जाए। अब खुद सोचो, एक काम करो, आपके पास ये जो कन्वेक्स लेंस है उसके कितने केस, 6 केस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, नाम श्योर है। यहां पर 2 केस है, आप मुझे बताओ जो पहला केस है जहां पर ऑब्जेक्ट क्या माना गया था, क्लासरूम का विंडो ग्रिल, वो कौन सा केस हो सकता है, सर डैम श्योर है लास्ट वाला नहीं होगा, क्यों, बिकॉज स्क्रीन पे ऑब्टेन हो रहा है और वर्चुअल इमेज कभी भी स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हो सकती, यस या नो। अब जो ये वाला केस है, ये वाला केस कौन सा है, इसकी बात कर रहा है, सेकंड, ये जो आपका ये सेकंड केस की बात कर रहा है, ये वाला जो है ना, ये तो पक्का सेकंड केस है, क्यों, बिकॉज ऑब्जेक्ट कहां पर है, वो आपका एट इन्फिनिटी पर है। तो यहां से क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो पहला केस था जहां पर ऑब्जेक्ट क्या माना था, क्लासरूम की विंडो ग्रिल है, वो इनमें से कोई एक केस है, इनमें से कोई सा केस हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये वाला केस नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता, बचे ये केस है, तो मान लो कि इनमें से कोई सा भी एक केस होगा। अब खुद सोचना, ये इमेज कहां बनती है, देखो बिटवीन f2 एंड 2f2, एट 2f2, बिहाइंड 2f2 और एट इन्फिनिटी, मतलब पक्का इससे दूर बनेगा, पक्का इस f2 से दूर बनेगा, अच्छे ठीक है। लेकिन जो ये वाला केस है, ये जो आपका एट f2 बनेगा वो यहां बनेगा। तो मुझे बताओ, एक ये वाला केस है और एक ये वाला केस है, किस केस में इमेज डिस्टेंस ज्यादा होगा,
सर डैम श्योर है, ये वाला केस जो आप बात कर रहे हो सेकंड वाला, वो तो ये है, ये डिस्टेंस है, तो ये तो कम होगा, और जो जो पहला केस था, जो विंडो ग्रिल था, वहां ज्यादा होगा। इट मींस इस केस का जो V1 मान लो, इसका V2 मान लो, तो V1 पक्का V2 से बड़ा है। तो आप बताओ V2 छोटा हो गया ना? अगर V2 छोटा मतलब क्या है? स्क्रीन को लेंस को स्क्रीन की तरफ ले जाओगे या लेंस को स्क्रीन से दूर लेके जाओगे? सोचो, लेंस को अगर स्क्रीन के पास लाओगे, देखो लेंस ये रहा, स्क्रीन ये रहा, पहले क्या था हमारे, पहले ये था, लेकिन अब क्या हो गया? अच्छा सर आप फोकस से बना है, इट मींस डिस्टेंस छोटा हो गया ना, तो आपको लेंस को ना लेंस को स्क्रीन की तरफ लेके जाना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज इमेज डिस्टेंस छोटा हो गया है, इसीलिए आंसर क्या आपका टुवर्ड्स द स्क्रीन इज द परफेक्ट आंसर है। जिन बच्चों को बात समझ में आ गई है, बहुत अच्छी बात है, नहीं आई ना, एक बार फिर से पीछे जाना और देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निगलेक्ट मत करना। आगे बढ़े, चलो अब बढ़ते हैं 21st की तरफ। टू डिटरमाइन द चलो, टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस है, सेम वही कहानी है, फोकल लेंथ निकालना किसका? कन्वेक्स का। जब भी फोकल लेंथ की बात होगी ना, हमेशा ऑब्जेक्ट को कहां पुट करोगे? यस, इंफिनिटी पर, और शार्प इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, तो कौन से स्टेप्स जो है विच आर नॉट इन प्रॉपर सीक्वेंसेस? ओके आपके पास है, तो ये प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं है, ये प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं है, इसको आपको सीक्वेंस में अरेंज करना। करें, आप बताओ, अगर आपको कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ निकालना है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सेट करना पड़ेगा। तो एक काम करो, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सेट करो, सिलेक्ट अ सुइटेबल डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, यस या नो। देन क्या करोगे? देन आप लेंस को होल्ड करोगे किसके बीच में? ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में। क्यों? बिकॉज आपका ये ऑब्जेक्ट, सपोज कि आपका ये ऑब्जेक्ट है और यहां पर कोई इमेज बनेगा और लेंस है, होल्ड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप ये हो गया, सेकंड स्टेप ये हो गया, थर्ड क्या होगा? थर्ड में आप ना लेंस को एडजस्ट करोगे ताकि इमेज बन जाए, तो सी हो गया, और लास्ट में क्या करोगे? जब इमेज बन जाएगा तो आपका इमेज और आपका लेंस के बीच में डिस्टेंस नाप लोगे और क्या निकल जाएगा? फोकल लेंथ। यस बच्चे, तो ये डी होगा। दैट्स योर आंसर। बोलो क्या है? थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। ऑप्शन चेक करें, फर्स्ट, थर्ड फर्स्ट और सेकंड, थर्ड फर्स्ट सेकंड। ये मिल गया बेटा, मिल गया, आजा दप्पा। दैट्स योर आंसर। कितना सिंपल है ना? आप बताओ, इसके लिए क्या कोई अलग किताब पढ़नी पड़ेगी? नहीं, जो किया हुआ है वही करना है। चलो 22nd की तरफ, ठीक है। In this diagrams, the angle of refractions are has been correctly marked in which diagram? आप मुझे बताओ, अभी डायग्राम ध्यान से देखो, ये कौन सा केस है? अच्छा, ये है आपका रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। परफेक्ट है, ये आपका है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब है, वही कहानी है। अब जब भी ग्लास स्लैब की बात की जाएगी, हमेशा एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन है या एंगल ऑफ इंसिडेंस है या फिर एंगल ऑफ एमर्जेंस है, वो हमेशा नॉर्मल के रिस्पेक्ट में मेजर किया जाता है, ठीक है। ये रहा रिफ्रैक्टेड रे, परफेक्ट है, रिफ्रैक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे। आप मुझे बताओ, हमेशा रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में, इस केस में ये कौन सा गलत है? इस केस में देखो क्या, नॉर्मल ये रहा, नॉर्मल और इसके बीच में होना चाहिए, तो ये भी गलत है। और इस केस में भैया ये तो एंगल ऑफ एमर्जेंस है, बचा कौन सा? यस, ये नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे। दैट्स योर आंसर, फोर्थ है। ओके, डी इज द परफेक्ट आंसर है। इनकी प्रैक्टिस करोगे ना तो आपका एमसीक्यू में यस कमांड होने वाला है। अब बढ़ते हैं 23rd की तरफ। फॉर अ रे ऑफ लाइट passing through a glass slab, the lateral displacement was correctly measured as। very important concept है। जब भी रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब होगा, एक बात ध्यान रखना, बोलो क्या? की पॉइंट है, की पॉइंट कि आपका ना, आपका जो इंसिडेंट रे है, आपका जो इंसिडेंट रे है, वो आपका पैरेलल होता है किसके? आपका एमर्जेंट रे। प्लीज ये नोट कर लेना, ठीक है। जब भी रिफ्रैक्शन होगा ग्लास स्लैब में, इंसिडेंट रे एमर्जेंट रे के हमेशा पैरेलल होता है। और यहां से ध्यान देना, एंगल आई जिसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसकी वैल्यू लगभग एंगल ऑफ एमर्जेंस के इक्वल होती है। परफेक्ट है। और देन बच्चे आपका एंगल आई और एंगल ई, इसकी वैल्यू आपका एंगल आर जो कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से बड़ा होता है। इन तीनों बात को नोट करना, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे आते हैं। चलो क्या है, आप मुझे बताओ, सोच के बोलना, आप क्या कह रहा है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ओरिजिनल इंसिडेंट रे और ओरिजिनल इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। देखो क्या है, ये रहा, और ये क्या? इंसिडेंट रे है, तो ये करते करते यहां पर ऐसे बोलते हैं ओरिजिनल है। और ये रे कौन सी अच्छी आपका? ये आपका रे है एमर्जेंट रे है। और ऊपर वाला कौन सा है? ऊपर वाला है इंसिडेंट रे। इसी के बीच का जो डिस्टेंस है, इसी को क्या बोलते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। मतलब क्या है? सी और डी। ऑप्शन देखें, दैट्स योर आंसर, सी डी। क्या बात है। चलो आप बढ़ते हैं 24th की तरफ। वेरी सिंपल,
है क्या कह रहा आपसे, ये चैप्टर फर्स्ट के बेस पे है। आयरन नेल्स वर डिप्ड इन अ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट है, मतलब आपके पास Fe है और कहां डिप कर दिया, कॉपर सल्फेट है। और सभी बच्चों को क्या रिएक्टिविटी सीरीज याद है, कुछ याद आया, काना कालू मांगे आलू जान फिर प ब क्यों, हाँ जी आज आओ, यस। तो Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो क्या करेगा, Fe बोलेगा आजा रे आजा, निकल जा रे निकल जा, और Fe कॉपर को धक्के मार के भगा देगा और दोस्ती कर लेंगे ये दोनों Fe और SO4 और इसको भगा देंगे। और ऐसे टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है। जब एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट कम वाले को डिस्प्लेस करता है उसके सॉल्यूशन से, इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है। तो ऑप्शन आपके सामने है और फिगर आपके सामने है। आपके पास पहले क्या था, कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू रंग का सॉल्यूशन होता है, और आपके पास Fe था, लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर Fe से दोस्ती करेगा और बन जाएगा FeSO4, और FeSO4 बनने की वजह से जो सॉल्यूशन कैसा हो गया, पेल पेल पेल, यस बोलो क्या है, हल्का ग्रीन, पेल ग्रीन हो गया। और ये जो आपका आयरन है इसके ऊपर कॉपर का डिपोजिशन हो जाता है। तो आपसे क्या कह रहा है कि बताओ सॉल्यूशन में क्या चेंज आएगा, वेरी सिंपल है, ब्लू से पेल ग्रीन हो जाएगा, ब्लू से लाइट ग्रीन, दैट्स योर जनता आंसर, परफेक्ट है ना, यस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, चलो 25 आपके सामने है। अ क्लीन एल्यूमिनियम फॉयल was placed in an aqueous solution of zinc sulfate, मतलब क्या है, आपके पास एल्यूमिनियम है और साथ में जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, डैम श्योर है, सॉलिड है और आपका ये एक्वेस है। आपसे क्या कह रहा है, व्हेन द एल्यूमिनियम फॉयल को निकाला गया जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन से, इट्स सरफेस वाज फाउंड टू बी कोटेड विद अ सिल्वरी ग्रे डिपॉजिट, मतलब क्या है, जब जिंक सल्फेट को निकाला गया देखा गया, अच्छा एल्यूमिनियम सल्फेट, व्हेन द एल्यूमिनियम फॉयल वाज टेकन आउट ऑफ जिंक सल्फेट आफ्टर 50 मिनट्स इट्स सरफेस वाज फाउंड टू बी कोटेड विद अ सिल्वरी ग्रे डिपॉजिट है। तो सोच के बोलना, कुछ कलर में चेंज हुआ, कुछ डिपॉजिशन हुआ, तो आप मुझे बताओ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस किया कि नहीं किया, सोचो, सोच लिया, हाँ किया ना, तभी तो हुआ पक्का। तो अब क्यों किया, वेरी सिंपल सर, एल्यूमिनियम जो है इसके पास ज्यादा ताकत है, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक है, तो एल्यूमिनियम आएगा, जिंक को क्या बोलेगा, चले जा तू यहां से ओए गंदे से मुंह के यस बच्चे, और एल्यूमिनियम और SO4 दोस्ती कर लेंगे और जिंक को बाहर निकाल देंगे, और Al और आपका SO4 है, वैलेंसी काम आएगी, प्लस का 3 माइनस का 2 क्या बन जाएगा, Al2 सल्फेट, इसे बोलेंगे एल्यूमिनियम सल्फेट, यस या नो, एग्जैक्टली है। तो आपसे क्या कह रहा है, तो यहां से क्या पता चला, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव है, दैट्स योर आंसर, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक है, दैट्स व्हाई सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस हियर। अब बढ़ते हैं 26 की तरफ है, वेपर्स ऑफ एसिटिक एसिड है, ध्यान रखिए एसिटिक एसिड क्या है, यस ये वही एसिटिक एसिड है जो कि आपका विनेगर में प्रेजेंट होता है। कह रहा कि इसका स्मेल कैसा होगा, ऑप्शन देखो, ऑब्वियस सी बात है, एसिटिक एसिड विनेगर में होता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, दैट्स योर आंसर, बोलो क्या है, तो पंजेंट लाइक विनेगर है, इसकी तरह इसका स्मेल होगा। और ये रहा आपके पास क्या है, विनेगर, आपको याद है कहां डलता है, यस अचार में डलता है, और आपका जो होता है ना वो चाउमीन को थोड़ा खट्टा करते हैं वही डलता है, एसिटिक एसिड बीइंग सॉलिड टेस्ट है। चलो आगे आते हैं, एसिटिक एसिड, मुझे बताओ एसिटिक एसिड है क्या, बोलो क्या एसिटिक एसिड है क्या, सर ये प्यार से ना तो किसको बोलते हैं, ये प्यार से बोलते हैं एथेनोइक एसिड को, प्यार से बोलते हैं एथेनोइक एसिड को। अब क्या बच्चे आप मुझे बताओ, आप एथेनोइक एसिड का केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हो, वेरी सिंपल, देखो एथ है तो 2 कार्बन है, ओइक एसिड है तो पक्का कार्बोक्सिलिक एसिड है, और फटाफट से 8 पूरे कर दो, 2 2 4 2 6 और 2 8 है, मतलब क्या है, वेरी सिंपल, ये है CH3COOH है। आप मुझे बताओ इसे एसिड होने का अधिकार है कि नहीं है, बिल्कुल है, परफेक्ट है। और इसको किससे बिड़वाया जा रहा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से, मतलब मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट है। चले जाओ चैप्टर सेकंड पर, एसिड प्लस में मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट, फिर से बोलो, एसिड प्लस में मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, और बच्चे CO2 बनेगा, प्लस में आपका H2O बनता है, यस या नो, एग्जैक्टली, मतलब CO2 गैस तो बनेगा बनेगा जो कि लाइम वाटर को मिल्की कर देगा, ऑप्शंस देखो, यस स्लोली फॉर्मिंग नो गैस गलत है, गैस तो बनेगा, विदाउट गैस गलत है, और विदाउट ये गलत है, तो यस एफरवेसेंस क्या होता है, गैस का निकलना, इसी को बोलते हैं एफरवेसेंस, तो विग्रसली विद एफरवेसेंस इज द परफेक्ट आंसर है। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे, वेरी सिंपल है, चीजें क्लियर होनी चाहिए। देखो बच्चा लोग, मैं 12 बोलूंगा, दीपक सर ने बात बोली होगी कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, इसका मतलब ये नहीं क्वेश्चन टफ है, इसका मतलब ये है कि आपने उस टॉपिक को कमांड नहीं कर रखा, तो करना क्या, सेम वही कहानी है, चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। PYQs का मतलब यही है, यहां से आपको आइडिया मिलेगा कि आपने जो चैप्टर पढ़ा है क्या उतना एफर्ट काफी था, अगर सारे क्वेश्चन कर पा रहे हो तो यू आर परफेक्ट,
अगर नहीं कर पा रहे हो तो ये मत सोचो कि आप कमजोर हो, बस ये कुछ नहीं करना, लेक्चर को और अच्छे से करना है, फिर तो हंसते खेलते लपेट दोगे। 28 की तरफ बढ़ते हैं, आ जाओ। अ स्टूडेंट एडेड एसिटिक एसिड टू, सेम वही कहानी है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में ऐड किया, ध्यान दो यहाँ पर, ठीक है। चलिए देखो अच्छे, उसके बाद यहां पर एक केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस किया और ब्रॉट अ बर्निंग स्प्लिंटर, एक स्प्लिंटर है, दिखाऊं क्या होता है, उसको उसके पास लाया गया और उनमें से क्या कह रहा है आपसे, ये रहा, ठीक है। यहां पर द स्प्लिंटर क्या हो गया, बुझ गया, मतलब जो आग जल रही थी बुझ गया। व्हेन ब्रॉट नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब, सोच के बोलना, आग को बुझा दिया, बदतमीज बुझ क्यों रहा, ये बुझने बड़ा बदतमीज है। यस बच्चे, तो फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सी गैस का इस्तेमाल होता है, CO2 गैस का। तो क्या यहां से ही बोलता हूं पक्का कि आपका जो एसिटिक एसिड को यहां पर ढाला गया होगा जिसमें CO2 गैस बन गया, पक्का वही तो होगा, बिकॉज CO2 नहीं बनेगा तो एक्सटिंग्विशर कैसे बुझाएगा। आप बताओ, ये एसिड है, एसिड प्लस में बेस, ये तो बेस ही है ना अच्छे, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर, इसमें CO2 नहीं बनेगा। एसिड प्लस में सॉल्ट है, डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, हटा दो। एसिड प्लस में मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट, एसिड प्लस में मेटल का हाइड्रोजन कार्बन क्या बनता है, एग्जैक्टली बेटा, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2, CO2 बन गया ना, दैट्स योर आंसर। कि सर थर्ड वाले केस में CO2 बनेगा जो कि बर्निंग स्प्लिंटर को एक्सटिंग्विश कर देगा, दैट्स योर आंसर सी। दैट कितना सिंपल है ना, कंसेप्ट क्लियर होना, मां को लिया गलत में भावुक हो गया, यस एग्जैक्टली लपेट दोगे। चलो क्या है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ है। द स्टेप्स इन्वॉल्व इन ऑब्जॉर्बिंग और स्लाइड अंडर और माइक्रोस्कोप आर गिवन बिलो, दे आर नॉट इन प्रॉपर सीक्वेंस है। कुछ स्लाइड को ऑब्जॉर्व कर रहे हैं, देखते हैं, ठीक है। कुछ इसमें कहानी बहुत सिंपल सी, अरेंज करें, अरेंज करें, चलो ओके 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 ओके। आई थिंक बच्चे यहाँ पे ना क्वेश्चन जो है मिसप्रिंट हो गया, करते हैं, ऐसे कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, एक स्लाइड है, मतलब स्लाइड है, इसको आप माइक्रोस्कोप में ऐसे देख रहे हो, अरे भैया क्या सुंदर लग रहा है संतोष सर, बाल भी खड़े ऐसे कर रहे हैं। अब सबसे पहले क्या करो, सोचो, सबसे पहले आप क्या करोगे, आप ना प्लेस द स्लाइड ऑन द स्टेज ऑफ माइक्रोस्कोप में रखोगे, ऐसे रख दिया आप नीचे। देन क्या करोगे, देन आप करोगे, बोलो 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 क्या, देन आप अरेंज द मिरर टू रिफ्लेक्ट, हाँ उसके आप मिरर को अरेंज करोगे। अरेंज करने के बाद आप लो पावर से फोकस करोगे, अगर लो पावर से काम चल गया तो अच्छी बात है, नहीं चला तो आप हाई पावर के पास जाओगे। यहाँ पर ऑप्शंस में दिए नहीं, गलती से मिसप्रिंट, तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा, बोलो क्या, सबसे पहले होगा जो यहाँ पर ना कुछ सीक्वेंस होगा वो दिया नहीं यहाँ पर, तो सबसे पहले अच्छा आपका होगा सेकंड, देन क्या होगा, देन आपका होगा, बोलो क्या है, थर्ड, देन क्या होगा आपका फोर्थ, और देन आपका क्या होगा, यस फर्स्ट होगा। तो ये प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए किसी स्लाइड को ऑब्जॉर्व करने के लिए। जब मैं इसकी पीडीएफ अपलोड करूंगा कहां पर, यानी कि के एप्लीकेशन में, तो आपको वहां ऑप्शन मिल जाएगा, वहां से लपेट लेना। अब बढ़ते हैं 30th क्वेश्चन की तरफ है। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है पेपर का, ताली बजा दो एडवांस में। द गिवन फिगर्स, ये रहा, ये क्या दिख रहा है आपको, सर ये तो है बाइंड्री फ्यूजन इन अमीबा, सेम वही करेक्ट ऑर्डर पे लगाना है, लगाए बच्चे। आप सोच के बोला क्या एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन टफ होते हैं, नकली है भैया। सबसे पहले ये रहा पेरेंट अमीबा, देन क्या होगा, न्यूक्लियस लेंथन्स होगा, देन क्या होगा, और लेंथन होगा, और साइटोप्लाज्म में डिवाइड हो जाएंगे, देन लास्ट में अलग हो जाएगा। तो बोलो क्या है, फर्स्ट कौन सा है, ये ना सेकंड, हटा दो सेकंड, हाँ सेकंड थर्ड, यस बच्चे मिल गया। हमेशा ऑप्शंस को एलिमिनेट करना, देखो यार थर्ड है, थर्ड से स्टार्टिंग नहीं हो सकती है, ऑप्शन से एलिमिनेट करके आप आंसर ला सकते हो। तो दैट्स इट, आपने सेक्शन बी को भी लपेट लिया और 2011 के सेट 1 को भी खत्म कर दिया। चलो देन बच्चे बोलो क्या है, इसके बाद आपको अभी बोल रहा हूं पीवाईक्यू से क्या आइडिया लेना है कि भैया कौन कौन से चैप्टर्स आपने अच्छे लपेट रखे, कौन से नहीं लपेट रखे। और बच्चे आप बोलो क्या है, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, क्या चाहते हो, कौन सी स्पेशल वीडियो चाहते हो, कमेंट जरूर करना। देन तालियां, जोरदार तालियां, 2011 का सेट 1 लपेट लिया है आपने। देन बच्चे क्या है, क्या बात है, देखो कितनी अच्छी बात है, आपको शेयर करना है, यस एग्जैक्टली। बच्चा लोग आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, बी सीरियस, कि ना बहुत सारे लोग अभी ऐसे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जहां पर ये वीडियो नहीं पहुंच पा रही है, फ्री ऑफ कंटेंट है, आप शेयर करो, सिर्फ कुछ नहीं करना, आप इसका लाभ ले रहे हो, बाकी को भी करवाना है, सबको शेयर जरूर करना है, छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप सभी से अच्छी लगे तो ठीक है, वरना सो सॉरी बेटा। देन बच्चे क्या आपके पास है, यस तो आपने क्या करा, आपने क्वेश्चन पेपर जो कि था दिल्ली का, कोड ये है, आपने इसे खत्म कर लिया, सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों कर लिया है। और बच्चा लोग थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और ये जरूर बताना कि व्हाट यू वांट इन द नेक्स्ट, ऐसे करते करते सब कुछ खत्म कर देंगे। और
लगा देंगे इस बार सीबीएसई में आग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा। For more such interesting videos, you can visit our YouTube channel and you can download our Gyani Kid application from the Play Store to access all the important PDFs. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।